मारोहान हमारी इस स्टोरी का एमसी एक लूजर है। बंदा पूरा सोशल एंजाइटी का शिकार है। वह भी किसी हल्की फुल्की टाइप नहीं पूरा। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसकी इस पावरफुल एबिलिटी की वजह से वह एक चैट बन जाता है। एक ऐसा बंदा जिसमें बिल्कुल भी इमोशंस नहीं बचे। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी के पास सिर्फ एक टैलेंट होता है, वहां इस बंदे के पास बहुत सारे स्किल होते हैं। सिस्टम को ही तोड़ देता है, सब कुछ चुरा लेता है, स्किल्स, पावर्स, सब कुछ। ये मनवा सचमुच रोमांचक होने वाला है। और फिर उसकी लाइफ में आती है एक लड़की। मारोहान की सुपीरियर का नाम है कैंग, एक फुल ऑन बैडास बंदी जिसके एब्स देख के चाटने का सोचना भी मत। लोग कहेंगे मारा की लाइफ तो इजी लगती है, लेकिन असल में सीन टाइट है। और बस 1 साल बाद मॉन्स्टर्स आसमान से बरसेंगे, लोग दीवारें बना रहे होंगे और दुनिया में तबाही छा जाएगी। और फिर मैं बस यहीं रोकता हूँ भाई। सारी स्टोरी अगर अभी ही बता दूंगा तो एक्सप्लेनेशन कौन देखेगा। ये सब तबाही की शुरुआत से पहले चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जंगल के बीच कैंप के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। एक बंदा जमीन पे पड़ा है, शर्ट खून से भरी हुई, और उसके सामने कुछ लोग मरे हुए हैं। बेहाल होके कहता है, इस पीली डस्ट के अंदर कुछ है। धूल में से किसी चीज का शेप दिख रहा होता है। एक बंदा दिखता है, हाथ में एक बड़ी सी तलवार पूरी रेड लिक्विड में भिगी हुई, और तलवार के टिप पर घुंघरू लटक रहे होते हैं। वह लड़का चीख कर हेल्प मांगता है, लेकिन उसी समय एक अजीब सा क्रीचर झाड़ियों से कूदता है और उसका पैर पकड़ लेता है। बंदा धूल के अंदर खींच लिया जाता है और पीछे एक खून का निशान छोड़ जाता है। कुछ देर बाद उसकी लाश मिलती है। दोस्तों का एक ग्रुप उसकी तरफ देखता है और बोलता है, इसे यहाँ घूमना नहीं चाहिए था। क्लास का एक बंदा बोलता है, अब हमें इसे विक्टिम के तौर पे मार्क करना पड़ेगा। दूसरा, जिसके बाल काले हैं, कहता है, फुटप्रिंट्स देख के लगता है काम जल्दी शुरू करना पड़ेगा वरना लेट हो जाएगा। तभी सबसे सुंदर लड़की को उसके पास पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। तीनों तुरंत मुड़ जाते हैं और वह लड़की धीरे से अपना हाथ पॉकेट में डालती है। फिर वह एक नाइफ निकालती है और अपने हाथ पे काट लगाती है। खास जगह पे ब्लड बहने लगता है और फिर उसका खून जैसे उस तलवार से रिएक्ट करता है और तलवार की तरफ बहना शुरू हो जाता है। तभी ग्लासेस वाला बंदा मिट्टी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, लड़की एक स्टेप आगे बढ़ के कहती है, मैं हैंडल कर लूंगी। वही छोटी सी छुरी उसका पूरा हाथ अब्सॉर्ब कर लेती है और अब वह एक बड़ी तलवार बन चुकी होती है। उसकी पीठ पे एक बैज दिख रहा होता है। वह येलो डस्ट टास्क फोर्स का हिस्सा है। सीन तुरंत बदल जाता है। एक बिल्कुल नई जगह पे शिफ्ट होता है। एक बिल्डिंग के अंदर शहर के पब्लिक सर्विस के जॉब इंटरव्यू चल रहे होते हैं। काफी सारे लोग वेटिंग रूम में बैठे होते हैं और नंबर्स अनाउंस हो रहे होते हैं। बाथरूम में कोई बोलता है, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा। वह कह रहा होता है कि उसका मन नहीं है अंदर जाने का, बस घर जाना है। उसका दिल फटने वाला होता है। वह अपना हाथ सीने पे रखता है, हार्ट फास्ट धड़क रहा होता है। कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है यार। वह सिंक के पास जाता है और पानी छिड़कता है अपने चेहरा पे और कोशिश करता है खुद को शांत करने की। खुद से बार बार बोलता है, हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है। उसे कुछ और पिल्स लेनी होती हैं। क्वांटिटी ज्यादा होती है लेकिन कम से कम काम तो करती हैं। अचानक से उसकी नजर साइड में पड़ती है और एक छोटी सी चिड़िया शाख पे बैठती है। वह छोटी सी चिड़िया उसे देखती है और बंदा भी उसकी तरफ घूर के देखता है। 1 सेकंड की चुप के बाद वह चिड़िया अपनी बड़ी सी आंख खोलती है और कहती है, क्या घूर रहा है, तेरा तो काम तमाम है। लेकिन बंदा ज्यादा हिलता नहीं, बस कैजुअली कहता है, पैनिक अटैक्स तो वैसे भी तबाही होते हैं। इसी बीच इंटरव्यू रूम की तरफ जाते हुए न्यूज रिपोर्ट चलती है। 4 लोग जो कैंपिंग कर रहे थे वो तुम्हारे प्रोविंस से मिसिंग है। हमारा हीरो कमरे की तरफ चलता जा रहा होता है। अपने आप से बोलता है, मैं कर सकता हूँ। उसका नाम है मारोहान। उम्र है 9-20 साल और वह एकदम एवरेज बंदा है। एक नॉर्मल स्कूल का स्टूडेंट जो एक एवरेज सी यूनिवर्सिटी से पास हुआ और अब जॉब ढूंढने में झुंझ रहा है। भाई मुझे डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा उसका दिल बड़ा है या उसका जबड़ा। ये 5वां साल है जब हमारा बंदा पब्लिक सर्वेंट बनने की कोशिश कर रहा है और अब जाकर वह इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच है। इसी वक्त एक औरत रूम में आती है और उसका नाम लेती है। वह तुरंत एक्साइटमेंट में उठता है और बोलता है, मेन हूँ। अपने आप से रिपीट करता जा रहा होता है, इस बार जान दे देनी पड़े तो भी सिलेक्शन लेकर रहूंगा। बंदा सीधा कदम बढ़ाता है और खुद से बोलता है, आसान होगा, चिल मार। तब तक सब सही लगता है जब तक वह एक बड़े बॉस के सामने जाकर रुकता है जो लैपटॉप के पीछे से उसको सीधा घूर रहा होता है। वह बंदा अंदर से हिल जाता है। इंटरव्यूअर पूछता है, तुम सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हो? वह चीख के बोलता है, मुझे कम्युनिटी को वापस देना है, सोसाइटी की हेल्प करनी है। हाँ बस वही। लेकिन असली में उसके दिमाग में चल रहा होता है, मुझे तो सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए, एक फिक्स्ड सैलरी, सिक्योर लाइफ, और ये 2 मिनट के एडवेंचर नहीं। फिर इंटरव्यूअर पूछता है, अगर तुम्हारा सुपीरियर कुछ गलत करे तो क्या करोगे? मरो बोलता है, ऑनेस्टली मैं उसको पोलाइटली पॉइंट आउट करूंगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन पॉजिटिव रहूंगा। वह जानता है अगर कहता कि कुछ नहीं करूंगा तो रिजेक्ट कर देते, इसलिए सीधा झूठ बोल रहा होता है क्योंकि असली में तो वह किसी के मामले में पड़ता ही नहीं। फिर बंदा पूछता है, तुम लोगों को कैसे हैंडल करते हो? एक चमकदार स्माइल के साथ कहता है,
मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ इसमें, कम्युनिकेशन वीक है, जल्दी स्ट्रेस हो जाता हूँ, स्कूल में बुलिंग भी होती थी पैनिक अटैक्स की वजह से। ये सब बोलता है लेकिन दिमाग में तो सोच रहा होता है मैं तो सुपर फ्रेंडली हूँ, अच्छे दोस्त हैं, अभी भी स्कूल वालों से कांटेक्ट में हूँ। इंटरव्यूअर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसको देखता है और मारो रियलाइज करता है कि उसने सोचने वाली बात बोल दी और बोलने वाली बात सिर्फ सोच के रह गया। क्या उल्लू का पट्टा हूँ मैं। वह सिर्फ गला साफ करता है और इंटरव्यूअर कहता है चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरव्यूअर के चश्मे पे एक चमक आती है जब वह पूछता है तुमने अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त कैसे हैंडल किया। मरो एकदम बेकार लगता है जब बोलता है मेरी लाइफ तो काफी ईजी रही है, कुछ खास मुश्किल आया ही नहीं। लेकिन बंदा इंसिस्ट करता है कुछ भी याद कर लो, कोई भी प्रॉब्लम। मरो थोड़ा हिलता है, कहता है कुछ याद नहीं आ रहा, बस एक बार पापा के साथ माउंटेन्स गया था वही याद आ रहा है। तभी एक पुरानी बात याद आती है, मारो, म्यूअर और वह पीली धुंध। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे याद आता है एक काला क्रीचर जिसके गोल्डन आंखें थी उसको घूर रहा था। अब उसकी सांस फूलने लगती है। उस क्रीचर के सिर पे काफी सारी आंखें निकल आती हैं। जमीन पे खून से भरे हुए लाशें बिछी होती हैं और मारो उस वक्त बस एक छोटा बच्चा था। अब इंटरव्यू में वह बिल्कुल जम गया होता है। उसकी आईसाइट धुंधली होने लगती है और उसकी कुर्सी पीछे को झुक जाती है। वह जमीन पे जा गिरता है, सीधा छत की तरफ देखता है, सब कुछ घूमने लगता है। तब तक इंटरव्यूअर उसके पास आके कहता है मिस्टर हान। उसके कंधों को हिला के पूछता है क्या तुम ठीक हो। लेकिन पैनिक अटैक के बीच में मारो अपना वॉमिट रोकने की कोशिश करता है लेकिन देर हो चुकी होती है। इंटरव्यूअर पूरा भीग गया होता है और बस वापस उसके घर आ जाते हैं। वह बेड पे ऐसे पड़ा होता है जैसे कोई ट्रक टकरा गया हो। बोलता है टोटल डिजास्टर था ये। उसे फुल यकीन हो जाता है कि इंटरव्यू तो गया काम से, अब न जॉब, न गर्लफ्रेंड, न दोस्त, नॉर्मल लाइफ कैसे जिएगा। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। उसे पता ही नहीं होता कौन है। वह अभी भी एक परेशानी में होता है। लड़खड़ा के दरवाजा खोलता है। हाँ क्या है भाई। दरवाजे पे एक चैट जैसी लड़की होती है, या हो सकता है कि कोई लड़की ना हो। उसे कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। वह पूछती है इतनी देर क्यों लगा दी जवाब देने में। वह उससे मॉम कहता है। फिर देखता है वह रूम में घुस रही होती है। 3 मीटर लंबी, एकदम जोजो के कैरेक्टर जैसे बाइसेप्स, लेकिन माँ तो माँ होती है। वह कहती है तेरे लिए कुछ खाना लाई थी, अब जा रही हूँ। वह थैंक यू बोलता है और पूछता है मीट है क्या। वह कहती है नहीं, सिर्फ बीन्स हैं। वह फिर भी थैंक्स बोलता है। उसका जॉलाइन ऐसा होता है कि कोई भी जिम ट्रेनर जल जाए। वह आसपास देखती है और नोटिस करती है ये बंदा सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स, गंदी नैपकिन्स और सोडा से काम चला रहा है। वहीं पे वह टेढ़ी पोस्चर में बैठा होता है लेकिन खाने से खुश लगता है। वह आसपास की गंदगी देख के साफ सफाई करने लगती है। सोचती है ये किस हाल में रह रहा है। वह बोलता है मैं बाद में साफ कर लूंगा। लेकिन उसकी माँ ज्यादा इंटरेस्टेड होती है इंटरव्यू के रिजल्ट में। और ये होता है फाइनल ब्लो। बंदा सीधा जमीन पे गिरता है, हार मान चुका होता है। वह अपने आप से बोलता है मैं इसे कभी नहीं बता सकता कि मैंने इंटरव्यूअर पे उलटी कर दी। उसकी माँ हाथ बांध के उसे देखती है और उसकी पीठ पे जोर से थप्पड़ मार के कहती है अगर ये भी नहीं क्लियर कर सकता तो टेंशन लेने का क्या फायदा। वह कुछ बोलता नहीं। माँ बस उसके साथ चिपक के बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वह उसे थोड़ा पैसा भी देती है। बंदा इमोशनल हो जाता है उसकी काइंडनेस से, लेकिन रिफ्यूज करता है मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे काम करना चाहिए। लेकिन माँ अपना हाथ आगे करती है, फुल मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बंदा तुरंत पैसा ले लेता है। वह अपनी बड़ी सी ठोड़ी को खुजलाती है और बोलती है अगर तू फेल हुआ इंटरव्यू में तो शायद वह मैजिशियन सही था। वह कहती है तुझे माउंटेन पे जाना पड़ेगा। सुनते ही बंदा डरा हुआ लगता है। लेकिन अगले सीन में हम वहां पहुंच जाते हैं। सूरज तेज चमक रहा होता है और बंदा स्वेटर और पैंट पहने होता है, बिल्कुल ओताकू वाइब्स। वह सोचता है कितने साल हो गए वापस आए। उसे याद भी नहीं होता कि कब सोचा था कि वापस यहाँ आएगा। वह उसी माउंटेन के सामने खड़ा होता है जहाँ सब कुछ हुआ था। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक टॉप लेवल मैजिशियन से कंसल्ट किया था ये जानने के लिए कि उसे जॉब क्यों नहीं मिल रही। मैजिशियन का कहना था कि यह सब उसके पैनिक अटैक्स की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि उसके पिता जो 20 साल पहले मरे थे और अचानक गायब हो गए थे, उन्होंने उसकी आत्मा पे एक बैरियर छोड़ दिया था जिसे साफ करना जरूरी है। और अगर ये बैरियर साफ न किया गया तो जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए उसे माउंटेन पे चढ़ाई करनी थी और एक प्रसाद देना था ताकि उसके पिता की आत्मा को शांति मिले। लेकिन इतना चलने के बाद भी उसे ये नहीं पता चलता कि कब आखिर वह अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वह एक गेट के सामने खड़ा होता है और बोलता है यही जगह है। वह गेट खोलता है और 1 सेकंड के लिए रुक जाता है साइड में देखते हुए। उस मोमेंट पर वह अपनी ही एक डुप्लीकेट वर्जन देखता है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लगता है कि या तो वह उसकी आत्मा है या कोई पुरानी याद। वह लड़का घर के दरवाजे की तरफ भागता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगता है। अंदर एक आदमी खड़ा होता है, उसकी पीठ उस तरफ होती है। मारो दरवाजा पूरा खोलता है और बस वहीं खड़ा रह जाता है घूरते हुए। थोड़ी देर बाद वह पास जाकर अपने पिता के पैंट को खींचता है और बोलता है मुझे भूख लगी है। लेकिन उसके पिता का एक्सप्रेशन कुछ अजीब सा होता है और अचानक से वह चीखने लगते हैं। वह लड़का घबरा जाता है और तभी वह साया गायब हो जाता है। फिर उसके सीने में तेज दर्द होता है और उसे समझ आ जाता है कि एक और पैनिक अटैक आ रहा है। वह गहरी सांस लेता है,
थोड़ा शांत होकर वह अपने बैकपैक से कोई लिक्विड निकालता है और एक कप में डाल देता है। वह घर के अंदर घूमते हुए बोलता है, पापा जहाँ कहीं भी हो, उम्मीद है मजे में हो। वह कहता है कि वह सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था। वह चाहता है कि पापा की आत्मा को शांति मिले, इसलिए वह आत्माओं के लिए प्रेयर करने आया है। वह याद करता है कि जब उसके पिता चले गए थे तो उसकी माँ ने दिन रात काम किया ताकि वह बड़ा हो सके और एक अच्छी जॉब पा सके। जैसे ही वह प्रेयर और ऑफरिंग करता है, वह पीली धुंध धीरे धीरे घूमने लगती है। मारो सोचता है, यह धुआं कहीं माउंटेन में आग लगने की वजह से तो नहीं। वह भागना शुरू करता है, खुद को याद दिलाते हुए, सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन तभी एक अजीब आवाज गूंजती है, बार बार कहती है, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। वह सोचता है क्या यह बस आवाज था, और पीछे मुड़ के देखता है और उस पीली धुंध के अंदर एक चीज उभरता है। भाई ये तो तूने पहले भी देखा है, फिर भी यहीं खड़ा है। एक मॉन्स्टर जिसका पेट फूला हुआ है, सिर फटा हुआ है, सामने आता है, बोलता रहता है, सेफ्टी फर्स्ट। बेचारा मारो इतनी फेक चीजें देख चुका है कि सोचता है यह भी कोई धोखा ही है। वह आंखें पोंछता है, सोचता है यह सब गायब हो जाएगा, लेकिन जो भी है वह उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है और उसे भागना चाहिए। तभी कुछ उसके पेट के पार से गुजरता है। घुटनों पे गिर चुका मारो सोचता है, क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? पूरी जिंदगी पढ़ता रहा, स्ट्रगल किया, जॉब नहीं मिली, जिंदगी का मजा तक नहीं लिया। दूसरी तरफ अगर मर गया तो न जॉब की टेंशन होगी न बिल्स की। वह हल्का सा मुस्कुराता है, वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी उसे याद आती है अपनी माँ की, जो हमेशा काम करती रही, हमेशा सपोर्ट किया और बस चाहती थी उसका बेटा खुश रहे। उसकी माँ का हिम्मत भरा खून उसकी रगों में दौड़ता है। वह हिम्मत करके उठने लगता है और कहता है, मैं यहाँ नहीं मरने वाला। तभी वह क्रीचर कुछ महसूस करता है और अजीब सी हालत में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, बार बार वही लाइन बोलता हुआ, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। वह मॉन्स्टर मारो को काटने के लिए झुकता है और उसके मुंह के अंदर एक आंख दिखती है। वह क्रीचर मारो की कमर पे चढ़ जाता है और मारो अपने बॉडी को धकेलता है ताकि बाइट से बचे। लेकिन मॉन्स्टर का मुंह इतना बड़ा होता है कि उसका कंधा चबा जाता है। बेचारा मारो दर्द से चीखता है और सोचता है अगर यह चला तो वह बेहोश हो जाएगा। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है, खा ले। सोचता है अगर मॉन्स्टर काट सकता है तो मैं भी। वह मॉन्स्टर के गले में काट डालता है और एक बड़ा हिस्सा फाड़ लेता है। भाई ये लड़का सच में हार्डकोर निकला। मॉन्स्टर तो सोच भी नहीं सकता था ये सब उल्टा हो जाएगा। अब वह दर्द में तड़प रहा है और उसके मुंह के अंदर वाली बड़ी सी आंख मारो को घूरती रहती है। उस आंख के अंदर से एक अंधेरा एनर्जी निकलती है जो उसके सिर से लीक हो रही होती है। मारो के दिमाग में अचानक हजारों लाशें फ्लैश होने लगती हैं, जो इन्हीं मॉन्स्टर्स के हाथों खींचकर ले जाई जा रही होती हैं। एक तरह का कत्लेआम हो रहा होता है जहां मॉन्स्टर्स एक दूसरे को भी काट रहे होते हैं और इन सब पे नजर रख रहा होता है एक ग्रीन आइज वाला। मारो समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या था, कौन उससे बात कर रहा था और क्या वह सच में मर गया है। उसके मुंह में लोहे जैसा स्वाद होता है और वह सोचता है क्या यह मौत का टेस्ट है। तभी कोई उसका नाम लेता है। फिर से वह सोचता है अब कौन। धीरे से वह आंखें खोलता है और एक बंदा उसके बाएं खड़ा होता है जो पूछता है, तू यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहा है? उसके मुंह से अभी भी खून टपक रहा होता है। मारो कंफ्यूज्ड होता है और तुरंत खड़ा हो जाता है शॉक में। वह आसपास देखता है और सोचता है वह मॉन्स्टर कहाँ गया, या फिर वह जो क्रीचर येलो धुंध में था। हवाईयन शर्ट पहने हुए बंदा पूछता है, तूने क्या देखा? उसने क्या बोला? मारो कहता है कि येलो धुंध आई थी, फिर मॉन्स्टर ने अटैक किया और अब वह बस यहाँ आंख खोल रहा है। उसे पूरा यकीन था कि वह मरने वाला था क्योंकि उसका पेट छेद दिया गया था। जिन्होंने उसे पाया वह लोग एक दूसरे को देखकर इशारा करते हैं। हवाईयन शर्ट वाला बंदा कहता है, जब अलार्म बजा था डीमन के बारे में, लगा फेक अलर्ट होगा, पर लगता है असली था और शायद यह लड़का उसे मार भी चुका है। लड़की कहती है, इम्पॉसिबल। डीमन का खून लेकर पावर्स मिलती हैं, लेकिन इंस्टेंटली यूज कर पाना तो मुमकिन नहीं। बंदा मारो को देखता है, उसका नाम लेता है और पूछता है, तुझे पता है कल क्या हुआ था? मारो सोचता है, कल? ये क्या कह रहा है? फिर वह अपने फोन पे देखता है और एकदम कूद पड़ता है। उसे अनकॉन्शियस हुआ एक पूरा दिन हो चुका होता है। तभी वह दोनों कमेंट करते हैं कि अगर ये अब तक जिंदा है तो पक्का इसने एबिलिटीज गेन की हैं। लड़की कहती है कि अभी कहना जल्दी होगा क्योंकि उसे अभी कुछ समझ नहीं आया होगा। बंदा उसे एक्सप्लेन करता है, टेंशन मत ले, सबके साथ होता है। फिर वह मारो के कंधों पे हाथ रखता है, कहता है, रेसिटेटे, तू बिल्कुल सही वक्त पे आया है, अब तुझे भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मारो को कुछ समझ नहीं आता, पर उसे बोला जाता है पहले कपड़े बदल ले क्योंकि जो पहने हैं वह तो फट चुके हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग पोर्ट वापस आ जाते हैं, स्पेशल सर्विस के नए एम्प्लॉइज के ओरिएंटेशन के लिए। अब मारो एक पुरानी शर्ट में वहां बैठा होता है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। उसे खुद नहीं पता चलता कैसे वह एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओरिएंटेशन में पहुंच गया। और सबसे अजीब बात, एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं लगता। हर किसी का चेहरा अजीब होता है, एक्सप्रेशंस कंफ्यूज होते हैं। तभी एक बंदा रेड चप्पल पहने एंट्री करता है, अपनी पैंट को एडजस्ट करता है और भाई एक और लड़की, सीरियसली यहाँ सब जिम जा रहे हैं क्या? वह अपना नाम बताती है, यू यंग, और कहती है कि वह यहाँ की हेड है, सब नए एम्प्लॉइज का वेलकम करती है। मरो हाथ उठाता है और कहता है कि शायद उसे यह सब में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वह कहती है, टेंशन मत ले, तेरी इन्फो मुझे अभी मिली है और तू सिलेक्ट हो चुका है।
मुबारक हो, तू नया रिक्रूट है। बेचारा मारो वहीं खाली आंखों से देखता रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यह लड़की क्या बोल रही है। लेकिन यूयंग बताती है कि सबको यहाँ के स्पेशल एम्प्लॉयज के बारे में पता होना चाहिए। इनका काम है लोगों की जिंदगी बचाना। सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स या किसी भी क्लोज इंसान को नहीं बता सकते कि वे यहाँ काम करते हैं। अगर ये इन्फो लीक होती है तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। मारो सोचता है ये तो काफी सीरियस चीज लग रही है। यूयंग कहती है कि इस महीने सब लोगों ने नए डीमन एबिलिटीज हासिल किए हैं। जब किसी डीमन का खून तुम्हारे बॉडी में चला जाता है तो थोड़ा चांस होता है कि तुम्हें कोई एबिलिटी मिल जाए। मारो तुरंत समझ जाता है ये तो तब हुआ जब उसने मॉन्स्टर का गला काटा था। यूयंग बताती रहती है कि अभी तक डीमन सिर्फ माउंटेन्स में ही दिखते हैं। येलो डस्ट डीमन के आने की पहली निशानी होती है। इसका लेवल 1 से लेकर 10 तक होता है। क्लियर सी बात है, जितनी ज्यादा डस्ट उतना ज्यादा पावरफुल डीमन। फिर वह शायोनवू को बुलाती है जो हाथ उठाता है। वो कहती है कि क्योंकि उसने लेवल 7 डीमन से एबिलिटी ली है तो उसे काफी पोटेंशियल है। शायोनवू कॉन्फिडेंस से कहता है मैं बेस्ट दूंगा, टेंशन मत लो। फिर यूयंग मारो की तरफ मुड़ती है, कहती है कि उसने लेवल 1 डीमन से एबिलिटी ली है और पूछती है उसकी एबिलिटी क्या है। मारो अभी भी हिला हुआ होता है और कहता है कि उसे अभी तक पता नहीं चला उसकी एबिलिटी क्या है। तभी एक इरिटेटिंग बंदा पास से हंसने लगता है। सीरियसली उसका गला चबा लेना चाहिए, लेकिन छोड़ो, अजीब लगता, बेहतर है इग्नोर करो। मारो गुस्सा तो होता है लेकिन चुप रहने का फैसला करता है। उसका मेन गोल है बस किसी तरह यहाँ से निकल जाना। तभी एक तेज अलार्म बजता है रूम के अंदर। यूयंग कहती है परफेक्ट टाइमिंग, डीमन अलर्ट आ गया है। अगले ही मोमेंट सब माउंटेन एरिया में होते हैं। यूयंग अनाउंस करती है प्रैक्टिकल टेस्ट का टाइम आ गया है। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अपनी नए एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए। लेकिन एक बंदा AKA मारो सोचता है कि मैं यहाँ किस चक्कर में आ गया हूँ भाई, उसे तो बस निकलना है यहाँ से, इससे पहले कि कुछ खतरनाक हो जाए। लेकिन जैसे ही वह सोचता है वापस वही सेफ्टी फर्स्ट की आवाज और सामने आ जाती है वही येलो डस्ट वाली फॉग। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ बोलता है। फिर उस फॉग के बीच से एक औरत की शैडो दिखाई देती है। वह एक लड़की होती है। मारो सोचता है क्या वह ठीक है। तभी वह लड़की मुड़ती है और मारो का तो शॉक में रिएक्शन आ जाता है। वह लड़की नहीं बल्कि एक 3 मीटर लंबा और गंदा सा क्रीचर होता है। मारो घबरा के जमीन पर गिर जाता है। बाकी सब बस शॉक में खड़े देख रहे होते हैं। यूयंग सबको चिल्लाकर कहती है ध्यान दो, प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका है। सामने जो क्रीचर है वह काफी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन वह सिर्फ रैंक 1 डीमन है, सबसे कमजोर। कैप्टन कैंग ने उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैंग का ध्यान मारो पर होता है, उस लड़के पर जो कल अकेला एक डीमन मार आया। वह क्यूरियस होता है कि क्या पोटेंशियल है उस बंदे का जो पहली बार में ही डीमन से टकरा गया और पावर्स गेन कर ली। ये चीज बहुत रेयर होती है। यूयंग भी एक्साइटेड होती है, सबको ऑर्डर देती है अपनी एबिलिटीज यूज करो। लेकिन हमारा बंदा मारो बस ठंडे में खड़ा होता है उस बड़े से क्रीचर को घूरते हुए। सोचता है ये औरत पागल हो गई है क्या, मैं इससे लड़ूं? ये कैसे होगा भाई। उसको फिर से पैनिक अटैक आता है। उसका सीना टाइट होने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक ब्लिंक में वह अपने आप को एक लाल नदी के ऊपर खड़ा पाता है। एक क्रीचर जो ब्लैक लिम्स वाला होता है उसकी तरफ आता है। वह कुछ वनडोंग हाइब्रिड लगता है, पूरा बालों से भरा हुआ गंदा सा। मारो चुपचाप खड़ा होता है जब वह मॉन्स्टर उसके सिर पर हाथ रखने लगता है। क्रीचर उसका पूरा स्कल पकड़ लेता है, साइड में शिफ्ट करके कहता है खा ले। बेसिकली उसके दिमाग में अरूटो क्यूबी सीन चल रहा होता है। बाहर से देखें तो पूरे टोक्यो घूल वाइब्स आ रहे होते हैं क्योंकि बाकी सब टेंस होते हैं। ये बंदा तो अजीब ही मूड में होता है, कहता है बिस्टिट है, मुझे खाना है, और सिर्फ थोड़ा सा नहीं, प्रॉपर हाई क्वालिटी एनिमेटेड सलाइवा के साथ। तभी कोई उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। मारो घबरा जाता है। वह बंदा शियोनवू होता है जो पूछता है तू डर के मारे हंस रहा था क्या। मारो अपनी ऑनेस्टी दिखाता है और कहता है नहीं यार, बस भूख लगी है। यार अब तो दिल करता है उस इरिटेटिंग शियोनवू को पंच मार दूं जो सोचता है कि मारो कितना पथेटिक है, इसे ऐसे वक्त पे भूख लग रही है। लेकिन अब जब पता चला कि हमारा बंदा थोड़ा टोक्यो घूल वाला केस है तो शायद फाइट डिजर्व करता भी हो। मारो खुद को थोड़ा संभालता है, सोचता है ये क्या था यार, और मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। माउंटेन के टॉप पे यूयंग सबको ध्यान करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पावर यूज करने से पहले बेसिक्स समझना जरूरी है। सबसे पहली बात येलो मिस्ट डीमंस की वजह से होती है, जितना पावरफुल डीमन उतना ज्यादा मिस्ट। फिर वह एक छुरी निकालती है और कहती है और भी चीजें हैं। अपने हाथ पे छोटा सा कट करती है और एक्सप्लेन करती है कि जिन लोगों ने डीमन पावर्स ली होती हैं उनकी बॉडी मिस्ट के अंदर जाता ही जल्दी से ठीक हो जाती है, लेकिन घातक वुंड्स फिर भी मार सकती हैं, सो स्टिल बी केयरफुल। और ये पावर सिर्फ मिस्ट के अंदर ही काम करती है, बाहर ये लोग भी नॉर्मल लोगों जैसे ही होते हैं। शायोनवू जो पूरे कोरिया का सबसे हम्बल बंदा है बोल पड़ता है अब और कितना बोलती रहोगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पावर्स एक्टिवेट कैसे करते हैं। यूयंग कहती है ठीक है तू ट्राई कर। शियोनवू अपने होठ काट देता है, खून बहने लगता है और येलो मिस्ट उसकी तरफ खींचती चली आती है। उसके अंदर कुछ एक्टिवेट हो जाता है, उसकी आंखों का रंग गोल्डन हो जाता है और वह फील करता है कि उसकी पावर बढ़ रही है। सीक्रेट ये है मिस्ट को अपने ब्लड स्ट्रीम में जाने दो। फिर वह ग्लव पहनता है और कहता है चलो शुरू करें। अचानक वह चीज जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा था फट जाता है, मॉन्स्टर एक्सप्लोड कर जाता है। कैप्टन कांग सबको अलर्ट करता है
सब होशियार हो जाओ। येलो मिस्ट पूरे एरिया में फैल जाती है। अब वह मॉन्स्टर प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाता है और उनकी डायरेक्शन में जोर से रोर करता है। जमीन पे जोर का पंच मार देता है। बेचारे नए लड़के तो ऑलरेडी डर के मारे कांप रहे होते हैं। कैंग उनकी हेल्प के लिए आगे आता है, लेकिन यूयंग उसे रोक देती है। रुक जाओ, कैंग कहता है, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा है। यूयंग कहती है, इसी वक्त उनका टेस्ट है, अगर लेवल 1 से नहीं निपट सकते तो मर ही जाएंगे। तभी वह मॉन्स्टर कुछ सूंघता है। मॉन्स्टर हवा में कुछ सूंघता है और सीधा आंखों में आंखें डाल के मारो को देखने लगता है, जो वहीं खड़ा कांप रहा होता है। मारो तुरंत सोचता है, ये मुझे ही क्यों देख रहा है। तभी अचानक मॉन्स्टर अपना हाथ खोलता है और एक छुरा बाहर निकलता है, सीधा मारो की तरफ उड़ता है। और भाई, ये बड़ी तेजी से आता है। छुरा सीधा मारो के बाजू में लगता है और वह दर्द से जमीन पे गिर जाता है। कैंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि मारो वाकई तकलीफ में होता है। मारो वापस उठता है, लेकिन बाजू दर्द से फटा जा रहा होता है। पर मॉन्स्टर उस पर ऑलरेडी चार्ज मार रहा होता है, उसे कुचलने के लिए तैयार। वह जायंट बीस्ट मारो के बिल्कुल पास लैंड करता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच आंखों का कांटेक्ट होता है, टेंशन फुल। तभी अचानक जमीन फट जाती है और एक अगली क्रीचर निकलता है जो उस क्रीचर के चारों तरफ लपेट लेता है। वह उस बीस्ट को चोक करता है और सीधा आंखों में देखकर डरा देता है। पता चलता है कि यह किसी का एबिलिटी था, डीमन क्रीचर का पावर। जो बंदा अपने गुड लुक्स का फैन था, उसकी पावर तो फुल अगली निकली। तभी एक लड़की स्टूडेंट पीछे से आके अटैक करती है और उस मॉन्स्टर का सिर सीधा काट देती है। उसकी एबिलिटी किसी रोजो डीमन से आई थी। जो भी था, काफी ओपी लग रहा था। जो चीज कंफर्म थी वह यह कि मॉन्स्टर का आधा दिमाग उड़ गया था और अब वह आसमान की तरफ चीख रहा था और ज्यादा मिस्ट छोड़ रहा था। लड़की थोड़ा स्माइल करती है, कम से कम जीत तो गए। लेकिन फिर वह येलो मिस्ट वापस से मॉन्स्टर के सिर के अंदर घुस जाती है और मॉन्स्टर फुल रिकवर हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब सबके दिमाग में घंटी बजती है, ये क्रीचर तो खुद को ठीक भी कर सकता है, वह भी इनसेन लेवल पे। मॉन्स्टर क्रीचर को पकड़ता है और लगता है कि ये क्रीचर किसी बंदे के हाथ से कनेक्टेड था। शायद सम वॉज नाम था उसका, क्योंकि वह इसके हाथ से जुड़ा हुआ था। मॉन्स्टर उस क्रीचर को एक स्ट्रैप की तरह यूज करता है और सीधा शायोनवू को उठा के उस लड़की पर दीखता है। फिर शायोनवू को वापस खींचता है और टाइट स्क्वीज करता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। एक जबरदस्त चबाने के मूड में होता है। लेकिन तभी शायोनवू के हाथ के ग्लव में कुछ होता है। मॉन्स्टर का गला अचानक घुमा जाता है और वह शायोनवू को छोड़ देता है। अब सबको समझ आता है, शायोनवू सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं है, उसके पास टेम्पल डीमन का पावर है और वह बंदा असल में किलर स्टाइल में काम करता है। लगता है जब वह अपनी हड्डी तोड़ता है तब मॉन्स्टर की भी टूट जाती है। मॉन्स्टर उस पर जंप करता है, लेकिन शायोनवू अपने ग्लव्स उतार देता है और अपना रिस्ट तोड़ता है इंटेंशनली, कह के मर जा। मॉन्स्टर का गला पूरी तरह ट्विस्ट होता है और एक्सप्लोड हो जाता है। उसका पूरा बॉडी जमीन पर गिरता है, सिर उसके पांव के सामने फुटबॉल की तरह आ जाता है। शायोनवू एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी डीमन का सिर कट गया तो वह न मिस्ट छोड़ सकता है, न अब्जॉर्ब कर सकता है, बस गेम ओवर। वह कहता है कि यह एक अच्छा मौका था कुछ नया टेस्ट करने का। लेकिन तभी कैंग पीछे से आती है और पूछती है क्या उसने जानबूझ के पोल तोड़ा ताकि डीमन जग जाए। वह सीधा कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या सबूत है। लेकिन कैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो फिर तुम्हारे फिंगर्स तोड़ के देखते हैं, अगर मेरे वेपन के साथ कनेक्शन है तो फिर वह भी टूटेगा। तभी यूयंग बीच में आती है और शायोनवू की तारीफ करती है कि पहली बार में ही उसने काफी अच्छा काम किया। लेकिन तब किसी को याद आता है, एक बंदा मिसिंग है। हाँ भाई, हमारा मारो तो वहां से सीधा भाग गया था, उसे ये जॉब बिल्कुल नहीं चाहिए। वह बस एक शांत और नॉर्मल जिंदगी चाहता था, ऐसा नहीं कि हर रोज मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़े। लेकिन कोई उसे बताए कि भाई तू तो इस कहानी का हीरो है, तुम एक्शन से भाग नहीं सकते, तो रेडी हो या नहीं, एक्शन तो तुम्हारे पीछे आ रहा है। यूयंग सिर्फ सिर हिलाती है। जो बंदा भाग जाए वह स्पेशल एजेंट बनने के लायक नहीं। तब कैंग सोचती है जो उसने पहले देखा था, इतने सारे टारगेट्स थे उस जगह पे, फिर भी वह मॉन्स्टर सिर्फ मारो को ही क्यों टारगेट कर रहा था। यूयंग तुरंत ऑर्डर देती है, उसे ढूंढो, देखो जिंदा है या नहीं। लेकिन कैंग नोटिस करती है, अगर वह लीडर मॉन्स्टर मर गया तो मिस्ट अभी तक गायब क्यों नहीं हुआ। अब सब लोग वही सोचने लगते हैं। मारो एक गेट के सामने खड़ा होता है जहां से मिस्ट की इंटेंसिटी इंसेन लेवल की होती है। वह हैरान रहता है, ये क्या हो रहा है। तभी एक नया मॉन्स्टर सामने आता है। वह इतना बड़ा होता गोज हियर होता है, कम से कम 15 मीटर टॉल। मारो तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। फिर से मैं ही क्यों, इतने लोग हैं पर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वह फिर से झांक के देखता है, शायद वह मॉन्स्टर गया हो, लेकिन नहीं, मॉन्स्टर सीधा उसके पीछे खड़ा होता है। मारो का तो दिमाग हिल जाता है, ये क्या किस्मत है मेरी। तभी एक बंदा जिसके बाल डाई हुए होते हैं, शायद कोई टिकटॉकर टाइप, चिल्ला के कैंग को बुलाता है। कैंग पूछती है, क्या हो रहा है। वह बंदा कहता है, HQ से अलर्ट आया है, एक लेवल 3 डीमन इस एरिया में डिटेक्ट हुआ है। यूयंग हैरान होती है, डीमंस यूजुअली एक के बाद एक नहीं आते। कोई पूछता है, कहाँ, लेकिन हमें तो ऑलरेडी पता है। मरो भाग रहा होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, जमीन पे घिसटे हुए, चिल्लाता हुआ, हेल्प हेल्प। तभी वह एक पत्थर से टकरा जाता है और सीधा मुंह के बल गिरता है। उठता है और देखता है वही पुराना घर,
उसके बाप का घर, कम से कम इस जगह को जानता हूँ, सोचता है। यहाँ छुप सकता हूँ। एक आयरन डोर वाले घर में घुस जाता है, सांस फूलती है। ये क्या चीज़ थी? छोटी सी क्रैक से झांक के देखता है। मॉन्स्टर तो फॉलो नहीं करेगा, राइट? लेकिन मॉन्स्टर तो वहीं खड़ा होता है। क्या ये बंदा ऑब्सेस्ड है मुझसे? और उसके आसपास कुछ अजीब सी चीजें तैर रही होती हैं। ये क्या है भाई? तभी एक आवाज आती है। गेट खुला। एक बूढ़ा आदमी अंदर आते हैं और किसी को बुलाते हैं। वे कहते हैं, इतना येलो मिस्ट क्यों है? उनकी आंखें खराब होती हैं। 15 मीटर का मॉन्स्टर सामने खड़ा है, फिर भी उन्हें कुछ दिखता नहीं। मॉन्स्टर मुस्कुराता है, तैयार है खाने के लिए। मारो सोचता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये बूढ़ा आदमी मरेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मारो स्ट्रांग नहीं था। उसे यूयंग की बात याद आती है। मिस्ट में होने से तुम्हारे वूंड्स ठीक हो सकते हैं, पर फेटल वूंड तो फिर भी जान ले सकता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह जानता है कि वह मर भी सकता है। शायद मुझे चुप रहना चाहिए। अपनी जान बचाओ, सोचता है। तभी बूढ़ा आदमी आंखें सिकोड़ते हुए कहते हैं, वह चांग की एक्स माँ लग रही है। मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है। चांग की माँ? बूढ़ी औरत एक कदम आगे बढ़ती है। मेरे शब्द क्यों रिपीट कर रहा है? मारो की तो सांस ही रुक जाती है। ये तो क्लोज कॉल था। बूढ़ी औरत के सामने वह जायंट मॉन्स्टर खड़ा होता है। डर के मारे वह पीछे हट जाती है, समझने की कोशिश करती है कि यह क्या है। मॉन्स्टर उसके शब्द रिपीट करता रहता है और एक उंगली उठाता है, घूमता है जैसे कोई गेम चल रहा हो। तभी वह अटैक करता है। खून हर तरफ बिखर जाता है। पूरा चांस है कि मारो ने खुद को आगे डाल दिया हो। और हाँ, वही होता है। बूढ़ी औरत धीरे से आंखें खोलती है। उसकी गोद में मारो पड़ा होता है, खून से लथपथ। धीरे से पूछता है, आप ठीक हैं? बूढ़ी कहती है, हाँ, लेकिन तभी मारो उस पर गिर जाता है। एक बाजू गायब होता है और पूरा सफेद पड़ गया होता है। बंदा सच में बहुत झेल रहा है। होश संभालते हुए वह बूढ़ी औरत से कहता है, भाग जाइए। और सोचता है, मुझे ये बेकार सी लेवल एक पावर क्यों मिली? उसका पावर बेकार है, जैसे किसी एक्सपायर्ड जी ग्रेड कंपनी का प्रोडक्ट। अब मैं मरने वाला हूँ और इस बूढ़ी औरत को भी नहीं बचा पाऊंगा। काश कोई और स्ट्रांग होता जो मुझे बचा लेता। जैसे जैसे वह वहां पड़ा रहता है, मदद का इंतजार करता है, येलो मिस्ट उसके हाथों में घुसने लगती है। उसकी गर्दन पर कुछ सिंबल्स चमकने लगते हैं और वह सिग्नेचर आर्टवर्क एक्टिवेट होता है। पूरा कल्चर दिख रहा होता है। तभी अचानक वह उठता है और सीधा मॉन्स्टर की तरफ जंप करता है, उसे काटने के लिए। इस बीच कैंग जंगल की तरफ दौड़ती है। पीछे से चीखने की आवाज आती है। वह पलट जाती है, गेट तोड़ के अंदर घुस जाती है और सामने का नजारा देख के शॉक हो जाती है। मारो मॉन्स्टर की गर्दन में दांत गाड़ के उसे खा रहा होता है। कैंग समझ नहीं पाती यह बंदा कर क्या रहा है। मॉन्स्टर मारो का सिर पकड़ता है और उसे दीवार से टकरा देता है। मारो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन लगता है उसने एक बड़ा चंक निगल लिया था। मॉन्स्टर फ्यूरियस हो जाता है, इसने मुझे काट लिया। मॉन्स्टर पूरा पागल हो जाता है। मॉन्स्टर भागने लगता है। कैंग नोटिस करती है कि जहां मारो ने काटा था वह पार्ट हील नहीं हो रहा। वह ये समझ नहीं पाती क्यों हो रहा है, बट अभी का वक्त देखने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। कैंग सीधा मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करती है। एक बड़े जंप के साथ हवा में उछलती है और मॉन्स्टर के क्रिस्टल जैसे सींग को पकड़ लेती है। उस मोमेंट में उसका स्टील डीमन एबिलिटी एक्टिवेट होता है। क्रिस्टल एक शाइनिंग तलवार बन जाता है। मॉन्स्टर गुस्सा करता है और स्पाइक्स उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन कैंग टाइम पर मुड़ जाती है और तलवार से सभी स्पाइक्स को डिफ्लेक्ट कर देती है। मॉन्स्टर अपने ही अटैक से डिफेंड करने पर मजबूर हो जाता है। अब कैंग उसके बिल्कुल सामने खड़ी है, डेंजरस और डेडली, एक परफेक्ट वर्टिकल सोर्ड के साथ। मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में कट जाता है और तुरंत ही मिट्टी में बदल जाता है। फाइट खत्म हो जाती है। खून जैसे रेड पार्टिकल्स हर जगह गिरते हैं, जैसे बारिश हो रही हो। कैंग बूढ़ी औरत के पास जाती है और पूछती है, आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत अनकॉन्शियस लगती है। कुछ देर बाद अचानक होश में आती है, कंफ्यूज्ड। कैंग, जो अब बिल्कुल क्लीन लग रही होती है, शायद ब्लड डस्ट बन गया था, कैजुअली कहती है, बस एक जंगल का सुअर था। बूढ़ी कहती है, हाँ, इस एरिया में अक्सर आते हैं। कैंग कहती है, फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगी। बूढ़ी औरत उसका शुक्रिया अदा करती है और घर चली जाती है। कैंग का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। वह मारो की तरफ पलट जाती है, पूरे ध्यान के साथ। यह लड़का है क्या? अब तक उसने कभी नहीं सुना था कि किसी लेवल एक यूजर ने पूरी आर्म रिजेनरेट कर ली हो। थ्योरी के मुताबिक तो उसका एबिलिटी वीक होना चाहिए था। हमारा लड़का फ्रस्ट्रेशन में चीख रहा होता है। उसे एक मैसेज आता है, कल से नौकरी स्टार्ट। लेकिन जब उस मॉन्स्टर को याद करता है जिसके स्पाइक्स ने उसे लगभग मार दिया था, तो उसका दिल बिल्कुल नहीं करता वापस जाने का। मारो बेड पे गिरता है, बोलता है, मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा। लेकिन फिर याद आता है, काम तो चाहिए। पर इस वक्त वह इतना थका होता है, कुछ सोच नहीं पाता, तो वह डिसाइड करता है सोया जाए। लेकिन एक चीज जो इस बंदे को कभी नहीं मिलती, वह है सुकून भरा एक पल। जैसे हमेशा उसके सपने में वह लाल मॉन्स्टर्स की वॉर चल रही होती है जो एक दूसरे को काट रहे होते हैं। एक आवाज आती है, वापस आ जाओ, और अचानक सा उठ जाता है। तेज सांस लेता है और हाथों से पकड़ के सोचता है, यह अभी क्या था? सुबह हो चुकी होती है। वह खिड़की के बाहर देखता है और शॉक हो जाता है। पूरा पहाड़ जल रहा होता है।
जलती हुई ट्रीज और बुशेस के बीच में एक क्रीचर जो एशेस का बना होता है चल रहा होता है, सब कुछ जला के राख कर देता है। तभी एक लड़की दिखाई देती है, पूरी भीगी हुई। वह उस मॉन्स्टर पर पानी फेंक रही होती है। सच कहूँ तो वह पानी कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वह अकेली नहीं थी। एक और लड़का आता है और एक बड़ा आइस ब्लास्ट करता है। मॉन्स्टर की टांग फ्रीज हो जाती है। लड़की चिल्लाती है, लीडर ये अजीब है, ऐसे मॉन्स्टर्स रात को नहीं आते। लेकिन बंदा कहता है, पहले आग रोकनी है, बाकी बाद में। मॉन्स्टर बर्फ को पिघला रहा होता है। लीडर अपनी दोनों तलवारें निकालता है और कहता है, इसे मैं संभालता हूँ। वह सीधा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी वक्त उसके माथे से कुछ निकलता है। एक आंख कमांड देती है, उस बंदे को ले आओ। तुरंत मॉन्स्टर बर्फ तोड़ देता है और आजाद हो जाता है। कैप्टन और क्रीचर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, एक अटैक करने को रेडी, दूसरा पंच मारने को। बंदा अटैक रोक लेता है, पर वह जमीन पर जा गिरता है, पेड़ के साथ टकराता है, काफी हर्ट होता है। वह भीगी हुई लड़की चिल्लाती है, लीडर। मॉन्स्टर अपनी पीठ पर एक बड़ा सा पॉट उगाता है, उसमें से लावा निकलता है। कैप्टन रियलाइज करता है यह मॉन्स्टर और ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग हो रहा है। इसी दौरान सोल के 1 हेडक्वार्टर्स में मॉनिटर्स लाल चमक रहे थे, इमरजेंसी अलर्ट्स जोर जोर से बज रहे थे। यू यंग गुस्से से बोली, स्टेटस रिपोर्ट दो। इतने वार्निंग सिग्नल्स देख के ये साफ था कि सब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। 1 स्टाफ मेंबर रिपोर्ट करता है, 20 पहाड़ों पर एक साथ हमला हो रहा है। उन क्रीचर्स के आने का तरीका बिल्कुल बदल गया था। ये सब इस हफ्ते से शुरू हुआ था, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। 1 और स्टाफ मेंबर बीच में बोल पड़ता है, बुसन से इमरजेंसी कॉल आ रही है। यू यंग ने तुरंत फोन उठाया, क्या प्रॉब्लम है? और सामने से आवाज आई, हे बिग सिस। कॉलर था बा मयोंग, बुसन डिवीजन का सिक डायरेक्टर। वो पूछ रहा था, कब आओगी मेरे शहर? उसने गहरी सांस ली और कहा, हेलो, अब सीधा पॉइंट पर आओ। तब उसने सब कुछ बताया जो वहां हो रहा था। 1 पोर्टल 3 दिन से लगातार खुला था। ये सुनकर यू यंग बिल्कुल शॉक हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? रीचर्स बस अनेक आते जाते रहे थे। वहां की टीम बिल्कुल थक चुकी थी, बिन रुके लड़ते लड़ते बिल्कुल आखिरी हद तक पहुंच चुके थे। यू यंग ने पूछा, पोर्टल बंद क्यों नहीं हो रहा? तब उन्होंने वजह बताई। मयोंग ने कहा, वो मॉन्स्टर बस एक ही बात बार बार बोल रहा है। उन्होंने इंटरप्रेटर भी लगाया था ताकि मैसेज समझ सकें। मॉन्स्टर का मैसेज था, उस आदमी को लाओ। क्रीचर तबाही मचाता रहा। यू यंग ने पूछा, कौन है ये आदमी? मयोंग ने माना, यही तो प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता। वो नहीं जानता था कौन है, पर जो भी है उसे जल्दी वहां आना पड़ेगा। यू यंग ने बिना समय जाया किए 1 हेलीकॉप्टर में किसी को कॉल मिलाई। उस आदमी ने उठाया, हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? उसने तेज तेज पूरा माउंटेन का सीन समझाया। बिना हिचकिचाहट के वो बंदा हेलीकॉप्टर के कोने पर गया और बोला, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा, रवि, काम खत्म होते ही कॉल करूंगा। और बस उसने छलांग लगा दी, हवा में ऐसे जैसे कोई शूटिंग स्टार गिर रहा हो। नीचे आते हुए वो 1 पीली धुंध में से गुजरा। उस आदमी में जरा भी डर नहीं था। अचानक उसने स्पेशल इन्वर्जन एक्टिवेट कर दी और खुद को हवा में ही रोक लिया। वो बिना किसी आवाज के सीधा गेट के ऊपर उतर गया। नीचे खड़े लोगों के होश उड़ गए। कौन है ये पागल जो ऐसे हवा से टपक पड़ा? 1 औरत चीख के बोली, नीचे उतरो, ये बहुत खतरनाक है। इसी बीच लाल हुड पहने हुआ डीमन मुस्कुरा दिया। उसके आने से वो खुश था। मॉन्स्टर सीधा औरत पर झपटा। 1 तेज किक मारने के लिए वो मुश्किल से बच पाई, पर दिक्कत ये थी कि अब वो मॉन्स्टर उसके बिल्कुल ऊपर था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी नया आया हुआ आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है और हवा में 1 स्पेशल ट्यूब खोलता है और मॉन्स्टर का पूरा स्पाइनल कॉलम 1 झटके में खींच के निकाल देता है। वो क्रीचर शॉक में बिल्कुल जम गया। वो आदमी आराम से सबको शाबाशी देता है, अच्छा काम किया सबने, अब तुम लोग आराम करो, यहाँ से सब मैं संभाल लूंगा। कैप्टन खुशी से पागल था, पर लड़की पूछती है, ये बंदा है कौन? कैप्टन समझाता है, ये पहला स्पेशल एबिलिटी यूजर है, टास्क फोर्स का फाउंडर। वो बंदा हाथ और गर्दन स्ट्रेच करता है, जमीन पर हाथ रखता है और कहता है, चलो खत्म करते हैं इसे। ये था दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन एबिलिटी यूजर, डायरेक्टर जॉन मिल्डो। जमीन पर बैंगनी लाइंस फैलने लगती हैं। वो धुंध की तरफ बढ़ने लगती है और ऊपर उठती जाती है और भी ऊपर, जब तक वो लाइंस चांद से भी ऊंची नहीं हो गई। दूर से सब लोग ये देख रहे होते हैं। सबके जहन में एक ही सवाल होता है, ये क्या चीज है यार? चश्मे वाला बंदा मानता है, मैंने कभी ये अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन थ्योरी में ये सबसे पावरफुल स्पेशल एबिलिटी है। जॉन 1 रास्ता तराश रहा था, सीधा पीली धुंध के बीच में। इसी दौरान वापस बर्निंग माउंटेन पर मैग्मा मॉन्स्टर और भी बड़ा हो गया था और आइस वाटर जोड़ी और ज्यादा देर नहीं टिक पा रही थी। लड़की गिर गई बिल्कुल धड़ाम से। किसी ने चिल्लाकर कहा, उठ जा वरना तुम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। बीस्ट ने दोबारा अटैक किया, फुल स्पीड में चार्ज मारा। आइस यूजर ने जान बचाने के लिए बैरियर खड़ा किया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे तोड़ दिया और उससे हवा में उड़ा दिया। मॉन्स्टर उस पर लगातार वार करता रहा, एक के बाद एक जोर से, जब तक उसका शील्ड पूरी तरह से टूट न गया। वो जमीन पर जा गिरा जोर से। उसका सांस फूल गया था। उसे लगा बस
यही एंड है, यही उसकी मौत है। लेकिन फिर मॉन्स्टर के पीछे एक दरार खुला। जॉन ने मॉन्स्टर का सिर पकड़ा और उस दरार में घुसा दिया। पूरा मॉन्स्टर उठाकर बाहर फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाके के साथ काले कौवे आसमान में उड़ गए। जॉन डिक्लेयर ने सोचा, अब टाइम है इस मॉन्स्टर का काम तमाम करने का। और सिर्फ इस मॉन्स्टर का नहीं, सबका। उसने हर एक आरएफ यूनिट एक्टिवेट कर दिया। गैंग के हर प्रोविंस में एक लड़का मॉन्स्टर के पैरों के नीचे कुचला जा रहा था। वो क्रीचर अजीब सी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था और उसने लड़के के सीने में छुरा घुसा दिया। लेकिन उसी वक्त उस क्रीचर के पीछे एक दरार खुल गया और वो बीस्ट उसमें खींच लिया गया। जितने भी पहाड़ों पर मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे, सब जगह यही होने लगा। मॉन्स्टर्स एक ही जगह खींच के ले जाए जा रहे थे। एक तरफ से तो ये बढ़िया था, अब सब एक जगह जमा हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन गई थी। स्टाफ का एक बंदा बोला, डेंजर सिग्नल्स डिसअपियर हो रहे हैं। और डायरेक्टर ने चिल माइंड में बोला, इसका मतलब बस ये है कि वो सेफ पहुंच गया है। गुड न्यूज ये थी कि जुंग का प्लान काम कर गया, अब सारे मॉन्स्टर्स एक जगह हैं। बैड न्यूज भी ये थी कि जुंग का प्लान काम कर गया, अब सारे मॉन्स्टर्स एक ही जगह हैं। लेकिन जॉन फुल एक्साइटेड था। अब वक्त आ गया था शुरुआत करने का। डीमन ने एक जोर का चीख मारा और जॉन की तरफ चार्ज किया। लेकिन चाहे चारों तरफ से घेरा गया हो, जॉन ने बस इतना बोला, वहां किसी ने एक दरार खोला। फिर जॉन ने बैले डांसर की तरह ग्रेसफुल मूव किया और माइकल जैक्सन स्टाइल में स्पिन मारा। हर तरफ से उसने उसे काट दिया। डीमन के सिर हवा में उड़ गए और बाकी स्क्वाड सिर्फ शॉक में देखती रह गई। उन्होंने कभी किसी को इतना पावरफुल नहीं देखा था। जॉन फिर लावा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। उसने ट्रांसलेटर को बुलाया और कहा, तुम इसे हैंडल करो। फिर जॉन ने मॉन्स्टर से पूछा, इस हफ्ते तुम सब इतने पागल क्यों हो गए हो? ट्रांसलेटर ने जवाब सुनाया, वो कह रहा है, उस शख्स को लाओ। जुंग ने पूछा, कौन है वो शख्स? मॉन्स्टर ने बस वही बात रिपीट कर दी। ट्रांसलेटर बोला, ये तो सिर्फ वही रिपीट कर रहा है जो जॉन ने बोला था। बिना किसी डिले के जुंग ने मॉन्स्टर को जमीन में डे मारा। अगर ऐसा है, उसने कहा, तो हम बस इन्हें मारते रहेंगे जब तक ये आना बंद न कर दें। अब वो खून में भीगा हुआ था। फिर उसने अपना ध्यान गेट की तरफ मोड़ दिया। एक बार फिर उसने हाथ जमीन पर रखा और उसके नीचे एक दरार बना दी। पूरा एरिया उसमें अब्जॉर्ब हो गया। वैसे सच बोलो तो काफी अच्छा तरीका था हैंडल करने का। बैकग्राउंड में स्क्वाड का एक मेंबर बोला, अच्छा लग रहा है ये जान के कि हमारे पास जॉन जैसा बंदा है। एक पल में ही जॉन ने अपनी पावर एक्टिवेट की और गेट गायब हो गया। अगले दिन हेडक्वार्टर्स में यूयोंग ऑफिस में घुसी और सीधा जॉन से पूछा, तुमने पोर्टल का क्या किया? जॉन ने कैजुअल तरीके से बोला, वो मेरे अंदर है और मैं काफ़ी थक गया हूँ। लेकिन वो अनोइंग औरत बोली, तुम्हें सब कुछ वैसे ही संभालना चाहिए जैसे हमेशा करते हो। जॉन ने थक कर कहा, मेरे भी तो लिमिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन अकेला चला सकता हूँ। जॉन ने टीवी ऑन किया और बोला, समझ गया, पर जो इन्फो तुमने मांगी थी वो ऑलरेडी मेरे पास है। स्क्रीन पर नए मेंबर्स की फोटोज दिख रही थी। यूयोंग कंफ्यूज थी कि जॉन इन लोगों में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। जॉन ने बताया कि वो समझने की कोशिश कर रहा था कि डीमंस को क्या चाहिए। सिर्फ ये नहीं, वो ये भी समझना चाहता था कि डीमंस स्पेसिफिकली उसके पीछे क्यों पड़े हैं। मॉन्स्टर्स के लाशों के बीच एक जायंट औरत का डेड बॉडी पड़ा था। वही मॉन्स्टर अभी भी देख रहा था, बार बार वही कह रहा था, उससे लाओ। इसी बीच मारू का पहला दिन था जॉब पर। वो काम पर पहुंचा। उसकी माँ रो पड़ी थी जब उसे पता चला कि उसका बेटा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहा है। मारू उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता था, लेकिन माँ इतनी खुश थी कि वो मना नहीं कर सका। जब वो ऑफिस पहुंचा, तुरंत एक हवाईयन शर्ट पहने आदमी ने उससे डायरेक्टली पूछा, तू वापस क्यों आया है भाई? वो बंदा सिर हिलाकर बोला, मुझे अपनी टीम में कोई डरपोक नहीं चाहिए। मारू को बस अल्कोहल की बदबू आ रही थी। तब असली बॉस वहां आया और सबको ग्रीट किया। चियन वू, जो अभी भी गुस्सा था, बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेन सिटी ट्रांसफर चाहिए। लेकिन लीडर ने शोल्डर्स उचकाकर बोला, मुझे भी समझ नहीं आया कि लेवल 7 को यहाँ क्यों भेजा गया है, शायद कोई इशू हो। खैर, दोनों को स्क्वाड में वेलकम किया गया। मारू सोच रहा था कि जब यहाँ पर डीमंस ही नहीं दिखते तो उसका काम क्या होगा। जैसे ही लीडर ने दरवाजा खोला, मारू ने देखा कि ऑफिस के लोग ज़ॉम्बीज मार रहे थे और क्रीचर्स के बॉडी को काटकर अंदर से उसकी स्टडी कर रहे थे। लेकिन फिर असली रियलिटी सामने आई। ये बस एक नॉर्मल ऑफिस था जैसे और सब होते हैं। हवाईयन शर्ट वाला बंदा इंट्रोड्यूस हुआ, मैं हूँ गो डपमैन टीम लीडर। चश्मे वाली लड़की थी यून जू वॉन, जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस था। एक पतला सा बंदा किम येबाक, वो भी 7 साल से यहाँ था। और टिकटॉकर, उसे तो पहले से जानते थे, योसेक, जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस था। गो डपमैन ने बोला, सब लोग चिल करो और जहाँ मन करे बैठ जाओ। मारू थोड़ा घबराया हुआ था, पसीना छूट रहा था। वो सोचने लगा, क्या सब लोग पहले दिन ऐसे स्ट्रेस्ड फील करते हैं? थोड़ा नर्वस होकर उसने नए कोवर्कर्स को हेलो बोला, अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश की। लेकिन सामने बैठा सांगवू सीधा उससे बोला, मुझे घूरना बंद कर। बेचारा मारू अंदर से टूट गया। शन्मू तब से गुस्से में था क्योंकि उसे इस सुनसान जगह भेज दिया गया था, तो उसने अपना ध्यान योस्युक की तरफ मोड़ दिया, जो डिजाइनर ब्रांड्स ऑनलाइन देखने में बिजी था। उसने पूछा, हमारा एक्चुअल काम है क्या?
योसेक ने चिल स्टाइल में इधर उधर पॉइंट करते हुए बताया कि वो एक स्पेशल यूनिट है जो येलो डस्ट से डील करती है। सोल में टोटल 13 डिविजन्स हैं और लेवल 7 या उससे ऊपर के लोग स्पेशल मिशंस के लिए असाइन होते हैं। लेकिन ये आइलैंड उन लोगों के लिए है जो या तो काम में बेकार हैं या फिर थोड़े अजीब टाइप के। मारू ने तुरंत रिलेट किया। अब समझ आया कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया। फिर भी इस जगह के वाइब्स कुछ ऑफ लग रहे थे। योसेक ने ऐड किया कि कुछ टैलेंटेड लोग खुद से भी ये पोस्ट चूज करते हैं। उसी वक्त दोनों ने अपना सिर घुमाया और डैम, वो लड़की सच में हार्डकोर ट्रेनिंग कर रही थी। मारू थोड़ा अजीब फील करते हुए सीधा बैठ गया, लेकिन वो लड़की सीधा उसी को देख रही थी। जोवोन ने उस लड़की से कहा, अपनी शिफ्ट के बाद घर चले जाना, लेकिन उसने बस बैठते हुए कहा, वैसे भी घर जाने का कोई रीजन नहीं है। और शाना ये सब चुपचाप देख रही थी, बस ऑब्जर्व करते हुए। वो समझ गई थी कि मारू का यहाँ होना नॉर्मल नहीं था, कुछ अजीब हुआ था। उस दिन सुबह जब वो उठी तो उसे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं था। इस बीच मारू को ये सुनकर शौक लगा कि उसे पे मिलने वाली है। सैलरी तो ठीक थी, लेकिन उनकी लाइफ खतरे में थी। फिर योसेक ने कैजुअली मेंशन किया, वो नॉर्मल सैलरी से 5 गुना ज्यादा है। मारू का रिएक्शन तुरंत बदल गया। ये तो सच में भारी पैसा है, उसने सोचा। योसेक इरिटेटेड होकर बोला, मुझे तंग करना बंद कर, मैं बिजी हूँ। मारू अब भी यही सोच रहा था, मुझे आखिर करना क्या है यहाँ। वक्त गुजरता गया। मारू धीरे धीरे सब चीजों का आदी हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना इजी जॉब इतनी सैलरी देगा। तब गो डेपमैन बोला, गुड जॉब मिन्ना, और अनाउंस किया, वर्क डे खत्म। फिर वो दोनों नए रिक्रूट्स के पास आया और पूछा, कोई दिक्कत या सवाल तो नहीं? शन्मू ने बस शॉर्ट में बोला, नहीं। लेकिन मारू के पास एक सवाल था। उसने पूछा, डीमंस एक्चुअली आए कहाँ से और ये होते क्यों हैं? गो डेपमैन ने बस कंधे उचकाए, किसी को नहीं पता। शन्मू ने ऐड किया, ज्यादातर लोग सोचते हैं ये ऊपर से आए हैं। मारू को रियलाइज हुआ कि किसी को पता नहीं कि ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। इंसानियत का फ्यूचर डार्क था, लेकिन इन लोगों ने अपना काम कंटिन्यू रखा था, चाहे दुनिया कितनी भी अजीब क्यों न हो गई हो। वापस हेडक्वार्टर्स में यूयुंग एलिवेटर से नीचे जा रही थी। वहां उसने जांग को एक गोल्डन कैप्सूल के सामने खड़े देखा। जांग ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है? यूयुंग ने कुछ रिपोर्ट्स देखे और कमेंट किया कि मॉन्स्टर्स का आना थोड़ा स्टेबल हो गया है। लेकिन जुंग अब भी उस येलो मिस्ट को घूर रहा था, सोच रहा था कि क्या इसी की वजह से क्रीचर्स आ रहे हैं। यूयुंग ने सजेस्ट किया, शायद हम सच के करीब जा रहे हैं। जॉन इतना श्योर नहीं था। वो एक फॉलन एंजल को घूर रहा था, जो उल्टा लटका हुआ था, बांधा गया था, सफेद बालों के साथ। और उसने धीरे से कहा, मुझे अभी भी डाउट है। जॉन चाह रहा था कि सारे लीडर्स हाई अलर्ट पर रहें। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिटेल्स पता चल गई तो सब खराब हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मारू की तरफ, जो पूछ रहा होता है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? बाकी सब लोग बारबेक्यू ग्रिल कर रहे होते हैं और कैजुअली एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। यूयुंग कहती है, इस प्रिडिक्शन की वजह से ही हम हर दिन जिंदगी एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। मारू कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, प्रिडिक्शन? मुझे पूरा सीन समझाओ यार। तब गो डेपमैन फाइनली जवाब देता है, एक प्रिडिक्शन है, अगले 1 साल में डीमंस आसमान से बरसना शुरू हो जाएंगे, दुनिया भर में पोर्टल्स खुलेंगे और जमीन खून से भर जाएगी। मारू तुरंत सोचता है, ये तो फुल हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। गो ड्यूपमैन बोलता है, ये इन्फो सीक्रेट है, किसी को बताना मत, हाई क्लासिफाइड है। यूयुंग सबको एनकरेज करती है कि जब तक उल्टी ना आए तब तक पियो। योसेक बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ। कांगशाना सबको वार्न करती है, थोड़ा संभल के पियो, कल भी काम है। सियान की बड़ी कमजोरी थी अल्कोहल, वो ऑलरेडी टोटल टल्ली होकर अनकॉन्शियस हो गया। मरु सबको बार बार बोलता रहा, बस करो यार, बहुत पी लिया। लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, ये सब इतना काम कैसे है जब एंड ऑफ वर्ल्ड वाली प्रिडिक्शन सामने खड़ी है। उसी वक्त एक पहाड़ के ऊपर से गोल्डन लाइट चमकने लगी। आसमान में एक गेट खुल गया और येलो डस्ट भर भर के गिरने लगा। उस गेट से कुछ ठंडे हाथ बाहर निकले और पहला बॉल्ड हेडेड मॉन्स्टर निकलने ही वाला था। तभी सबके फोन्स एक साथ इमरजेंसी अलर्ट से बजने लगे। एक लड़की साइड में टांग होकर बोली, यार हर वक्त डिजास्टर आ जाता है, थोड़ा रिलैक्स भी नहीं कर सकते क्या? इसी बीच कांगशाना उठती है और बोलती है, मैं अभी आई। लेकिन यूयुंग ने कहा, ये सब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कांगशाना चाह रही थी कि मारू भी उनके साथ चले। मारू का मन तो बिल्कुल नहीं था इस सब में पड़ने का, और लो अब वो यहाँ था, माथे को कार के विंडो से चिपकाए सोच रहा था, मैं इस गंद में कैसे आ गया। तब कैंग ने उसका नाम लिया और बोला, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रिडिक्शन के बारे में। मारू ने रिप्लाई दिया, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। लेकिन कैंग ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, टॉप पर जो लोग हैं वो ऑलरेडी सब प्रिपेयर कर रहे होंगे। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में काफी पावरफुल लोग काम करते हैं। अभी हमें सिर्फ डीमंस ढूंढने और उन्हें खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। मारू के अंदर डर था, लेकिन साथ ही वो कैंग की कूलनेस से इम्प्रेस भी हो गया। कैंग ने बोला, शायद तुम्हारे पास भी कोई खास एबिलिटी हो, देखना है तुम क्या कर सकते हो। मारू पहली बार खुश था, किसी ने उससे कुछ एक्सपेक्ट किया था। तब कैंग ने बोला, वैसे मैंने किसी को तुम्हारे जैसे खाते हुए नहीं देखा। उसने मजाक में कहा, तुम यदा खाना वाला डीमन तो नहीं हो? मारू को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। कैंग ने बताया, सीरियसली
लगता है तुम्हारे पास डीमंस को खाने वाली एबिलिटी है। मारू को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर एक मॉन्स्टर को किसी ने पंच किया। कैंग ने उस क्रीचर को इजीली ग्राउंड पर पिन किया और मारू की तरफ मुड़कर कहा, मुझे सच में बोलना पड़ेगा क्या? खा जाओ इसे। स्माइल करते हुए उसने एक्सप्लेन किया, तुम्हारी एबिलिटी रीजेनरेशन रोक देती है, मुझे देखना है कैसे काम करती है। अब वक्त आ गया था, मारू को बाइट लेना था। वो सोच में था, लेकिन उसका हाथ नुमा चीज को उठाकर काट दिया। अब तो लगा कि बस काम करना ही पड़ेगा। मॉन्स्टर तो गंदा था, लेकिन मारू ने खुद से कहा, सोच जैसे रेस्टोरेंट में ऑक्टोपस खा रहा हो। उसने उसे मुंह में लिया, दांत लगाए, पर बस हल्का सा बाइट किया। कैंग ने डांटा, थोड़ा एफर्ट तो डाल, प्रॉपर बाइट ले जैसे सीरियसली कर रहा हो। मारू ने फाइनली समझा और न चाहते हुए भी चबाना शुरू किया। अगले दिन ऑफिस वापस। मारू बिल्कुल थक गया था, पूरा शरीर दर्द कर रहा था। शन्मू ने स्माइल किया और बोला, सुना है कल तू उल्टी कर रहा था? मारू को अब फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने बस सनवू से पूछा, तुझसे मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए भाई? शन्मू ने थोड़ा साक्षी भरे अंदाज में कहा, इस जैसे बंदे को तो यहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, किसी काम के बंदे को भेजते। तुझे तो थैंकफुल होना चाहिए कि कमांडर कैंग को तेरी एबिलिटी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। फिर वो सीधा चला गया और मारू को फजूल कहकर छोड़ दिया। मारू पूरी तरह से रोस्ट हो गया, लेकिन सच बोलें तो उस बंदे की बात में कुछ सच था। मारू को अब जागना पड़ेगा और एफर्ट दिखाना होगा। तभी अलार्म बज गया। कैंग उठ गया और मारू का नाम लेने ही वाला था, लेकिन मारू बाथरूम में था। हाथ मुंह पर रखकर सोच रहा था, मैं मॉन्स्टर्स खाना कैसे रूटीन बनाऊंगा। एबिलिटी तो थी, अच्छी बात है, लेकिन वो एबिलिटी थी मॉन्स्टर्स को खाना, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे ही वो हॉलवे में चला, कैंग से टकरा गया और उस मोमेंट पर उसकी आत्मा तक छूट गई। कैंग ने आईब्रो उठाया और पूछा, तुम बाथरूम में छुपे हुए थे क्या? मारू ने एडमिट किया, हाँ अलार्म सुना था, पर उस क्रीचर को काटने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई। कैंग ने थोड़ा सांस लिया, सिर झुकाया, तो तुम सच में इस काम के लायक नहीं हो, उसने धीरे से कहा। फिर समझाया, सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट जॉब लेना जरूरी नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास एक एबिलिटी है। एक और ऑप्शन है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिसमें लिखा हो कि तुम किसी से इस बारे में बात नहीं करोगे, फिर तुम अपनी जिंदगी निगरानी के नीचे गुजार सकते हो। मारू शॉक्ड था, उसे लगा था ऑल्टरनेटिव थोड़ा इजी होगा, लेकिन ये, कैंग ने ऐड किया, ये बैटलफील्ड पर मर जाने से तो बेहतर है। तुम जैसे लोग जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ कम होती है ज्यादा देर टिकते नहीं। जिस तरह तुम बिहेव कर रहे हो, तुम्हें किसी रेस्क्यू मिशन पर भेज दिया गया तो हो सकता है किसी की जान तुम्हारी वजह से चली जाए। अगर तुम सीरियसली इस, कैंग उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, हमें बेकार लोग नहीं चाहिए। बेचारा मारू जहाँ जाता है बस रोस्ट ही होता है। इसी बीच ऑफिस में कैंग को लगा मारू ने शायद गिव अप कर दिया है। लगता तो यही था, लेकिन नहीं, वो ब्रिज पर खड़ा था, पहली बार रिलैक्स्ड दिख रहा था। शायद वो सच में इस काम के लिए बना ही नहीं था। शायद सर्वेलेंस में जिंदगी ज्यादा बेहतर हो बैटल में मरने से। बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि वो तो इस कहानी का मेन हीरो है और भाग के बचना नामुमकिन है। उसी वक्त उसका फोन बज गया। कॉल माँ की थी। फोन उठाते ही उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मैं मॉन्स्टर से लड़ना कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कॉल रिसीव करते ही माँ बोली, बेटा क्या कर रहे हो? उसने बताया कि वो इनवांग माउंटेन पर हाइकिंग ट्रिप पर गई है। मारू तुरंत फ्रीज हो गया, हाथ से फेस को पकड़ा और बोला, मैंने तुम्हें बोला था कि माउंटेन्स मत चढ़ा करो। लेकिन तभी कॉल की क्वालिटी सडनली खराब होने लगी। मारू की माँ कंफ्यूज्ड होकर बोली, ये हवा में इतना ज्यादा येलो डस्ट क्यों है? मारू का दिल तुरंत धक से रह गया। कॉल कट हो गई। ओ हेल नो, उसने कहा। बस उसकी मोटिवेशन आर्क ऑफिशियली शुरू हो गई थी। इनवांग माउंटेन पर सिक्योरिटी टीम ऑलरेडी साइट पर थी, एक डीमन को हैंडल करने के लिए तैयारी कर रही थी। गार्ड्स एकदम से फ्रीज हो गए, उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। उनमें से एक ने ऊपर देखा और देखा एक क्रीचर ट्री पर जंप कर गया और एक इंसान का हाथ चबा रहा था। उसके माथे पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। उसने मुस्कुराकर सबको देखा। इसी वक्त मारू फुल स्पीड में माउंटेन की तरफ भाग रहा था। कुछ सेकंड्स बाद ही सिक्योरिटी टीम के सब मेंबर्स मर चुके थे। लेवल 5 डीमन नए रिक्रूट्स को खा रहा था और कोई नहीं बचा था उसे रोकने के लिए। लेकिन तब रीजनल लीडर साइट पर पहुंच गई। उसने अपनी डुप्लीकेशन एबिलिटी एक्टिवेट की और सर्वाइवर्स को बोला बैकअप बुलाने को जब तक वो मॉन्स्टर को रोके रखती है। उनमें से एक तुरंत लैंडलाइन की तरफ भागा क्योंकि इस एरिया में फोन्स काम नहीं करते थे। वही एक ऑप्शन बचा था। वापस हेडक्वार्टर्स में यूयुंग ने इमरजेंसी रिक्वेस्ट रिसीव किया और तुरंत रिस्पॉन्स करना शुरू किया। उसने एक्सप्लेन किया, सिविलियंस डेंजर में हैं। अगर ये लेवल 5 डीमन सिटी तक पहुंच गया तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। वक्त बहुत कम था, सबको तुरंत मूव करना था। इसी बीच मारू पहुंच गया, लेकिन गेस करो कौन ऑलरेडी वहां था? मारू। वो टैक्सी से जंप करके फुल स्पीड में एंट्रेंस की तरफ दौड़ा। उसने हाइकिंग टूर ग्रुप तक पहुंच गया और पैनिक में इधर उधर माँ को ढूंढने लगा। जब वो नजर नहीं आई, उसने एक गाइड से रिक्वेस्ट किया कि उसे अंदर जाने दे। उसकी माँ अंदर है। गाइड ने मना कर दिया, बोला बहुत डेंजर है, वहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स? मारू को सच पता था, ये एनिमल्स नहीं डीमंस हैं। जब गार्ड्स मेन एंट्रेंस सिक्योर कर रहे थे, मारू माउंटेन के दूसरी साइड से चढ़ाई कर रहा था। वही फास्टेस्ट राउट था।
चढ़ते वक्त वो सिर्फ इतनी दुआ कर रहा था कि उसकी माँ सेफ हो। गहरी धुंध के अंदर उस थिक येलो मिस्ट के बीच कोई एक इंसान टूटा पैर के साथ स्ट्रगल कर रहा था। वो थी गिगा चैड मॉम। उसने कैजुअली झुककर एक इंजर्ड औरत से कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जा, और उसे उठा लिया। फिर वो रुकी क्योंकि फॉग के अंदर कुछ हिल रहा था। ये क्या है? उसने धीरे से कहा। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। एमेल। इसी वक्त मारू पैनिक में साइट पर पहुंचा। उसकी माँ शॉक्ड हो गई। तुम मुझे कैसे ढूंढ लिया? मारू ने बताया, मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया पोस्ट देखा था। उसकी माँ ने पूछा, वैसे तुम्हारी नई गवर्नमेंट जॉब कैसी चल रही है? मारू ने बोला, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इंजर्ड औरत मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो ये वही बेटा है जिसके बारे में तुम बात करती हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। गवर्नमेंट जॉब तो बड़ी बात है। मारू की माँ प्राउड हो गई। हाँ, अब बस इसकी शादी करानी है, लेकिन ये लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मारू ने थोड़ा इरिटेटेड होकर बोला, यार फोकस करो, हमें यहाँ से निकलना है। फिर उसने कुछ महसूस किया। डीमन बिल्कुल उसके ऊपर था। उसने ऊपर देखा और डीमन के आंखों में आंखें डाल दी और तुरंत पैनिक अटैक शुरू हो गया। उसका सांस रुक गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। हर बार जब वो डीमन देखता था यही होता था। वो कैसे अपनी माँ को बचा पाएगा अगर ऐसे फ्रीज हो जाता है? डीमन अटैक करने ही वाला था और नीचे खड़ी इंजर्ड लेडी को समझ आया कुछ तो गड़बड़ है। हे, वो लड़का अजीब सा लग रहा है। मारू की माँ ने अचानक चीख मारकर उसका नाम लिया। डीमन उसकी तरफ मुड़ गया और उस पर टूट पड़ा। उसकी माँ ने अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी डीमन उसे पकड़ने के लिए लपक पड़ा। मारू आगे बढ़ा, लेकिन पैर फिसला और वो हिल से नीचे जा गिरा, एकदम कार्टून जैसा। देर हो चुकी थी। डीमन मारू की माँ को काटने ही वाला था। मारू ने चीख मारी, लेकिन तभी एक सरप्राइज अटैक। डीमन नीचे गिर गया। उसकी बैक से खून बह रहा था। मारू कंफ्यूज था। उसने क्रीचर को देखा। ये चुरियां इसके बैक में कहाँ से आई? उसकी माँ भी डर गई। ये क्या था? फिर उसने मारू के सिर पर कुछ देखा। सिंथेटिक था। मारू ने ऊपर देखा और रियलाइज किया वो चुरियां उसके खुद के मिस्ट से बनी थी। ओह ओह शिट, उसने सोचा। उसने जिस डीमन को खाया था उसकी पावर अब्सॉर्ब कर ली थी। तब उसे याद आया, एक क्रीचर जिससे उसने फाइट किया था उसके पास भी यही एबिलिटी थी। फिर उसके बैक में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और एक और चूरी निकल आई। होली शिट, उसने सोचा, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब उसकी पावर सिर्फ रिजेनरेशन रोकना नहीं थी, वो एबिलिटीज चुरा भी सकता था। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आई। ठीक है, अब देखते हैं ये पावर क्या कर सकती है। डीमन ऑलरेडी जमीन पर गिर चुका था। घुटनों के बल चलकर भाग रहा था। वो इसकी सोच से ज्यादा कमजोर था। कुछ तो अजीब था। मारू ने सोचा, माउंटेन पर सब लोग इस वीक डीमन से स्ट्रगल क्यों कर रहे थे? इसी बीच माउंटेन के दूसरे हिस्से में एक इंजर्ड सोल्जर बैरियर के अगेंस्ट झुका था। हेडक्वार्टर्स के 2 एजेंट्स उसके पास आए। तुम ठीक हो? वो कांप रहा था। बोला, वो डीमन इतना टेरिफाइंग था, मेरी पूरी टीम को खत्म कर दिया। एक एजेंट हैरत से बोला, मुश्किल लगता है, इस रीजन की लीडर लेवल 7 यूजर है। दूसरा एजेंट जिसका काला बाल वाला था बोला, उस लेवल 5 डीमन की एबिलिटी क्या थी? सोल्जर ने जवाब दिया, उसके पास मिरर एबिलिटी थी और वही मारू की असली प्रॉब्लम थी। तभी डीमन के बैक पर कुछ ग्लो करने लगा। मारू की आंखें फैल गईं। उसका अभी का अटैक कॉपी हो चुका था। रिएक्शन का टाइम भी नहीं मिला। डीमन ने तुरंत अटैक किया। उसके क्रिस्टल स्पाइक्स मारू के बॉडी में घुस गए, लेकिन मारू पैनिक नहीं हुआ। वो बस शॉक में था। साले ने मुझे कॉपी कर लिया। डीमन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका माथा मिरर की तरह चमक रहा था। मारू को तुरंत समझ आ गया, ये रिफ्लेक्शन बेस्ड एबिलिटी थी। मॉन्स्टर उसके हर मूव को कॉपी कर रहा था। अगर वो अटैक करता तो वो भी उसी तरह वापस मार करता। तभी उसके पीछे से उसकी माँ की चीख आई। वो दर्द में थी। मारू तुरंत मुड़ गया। उसकी माँ का घुटना खून से भरा था। वो मारू की चोटों को लेकर परेशान थी, लेकिन मारू सिर्फ ये सोच रहा था कि क्या उसकी माँ खुद को ठीक कर सकती है। उसने अपनी शर्ट उठाई और अपने जख्म दिखाए और कहा, माँ मैं ठीक हूँ। अब उसे समझ आ गया था, अगर माँ को बचाना है तो उसे इस मॉन्स्टर को मारना ही पड़ेगा। उसने माँ की तरफ मुड़ के कहा, छुप जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। माँ डर गई थी, लेकिन मारू ने कहा, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता है। मैं इसे 1 मिनट में निपटा के वापस आता हूँ। फिर मारू मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। उसकी वेस्ट पकड़ के उसे माउंटेन के ऊपर से खींचकर नीचे गिर गया। उसकी माँ चीखी और आसमान में कौवे उड़ गए। मारू किसी तरह एक ऊंचे एज पर लैंड कर गया, जबकि क्रीचर नीचे गिरता चला गया। तू तो गया। उसका पूरा जिस्म दर्द से भर गया था, लेकिन धीरे धीरे रीजेनरेट हो रहा था। इस वक्त उसकी प्रायोरिटी बस ये थी कि डीमन माँ से दूर रहे। अगर वो थोड़ा वक्त खरीद पाया तो माउंटेन टीम आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो 2 एजेंट्स हेडक्वार्टर्स से आए थे, उनका सामना कुछ और बड़ा होने जा रहा था। वहाँ एक ही लेवल 5 डीमन नहीं था, बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे। एक पूरा मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा था, घूरता हुआ। एक एजेंट इधर उधर देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब एक जैसे क्यों लग रहे हैं। बॉल्ड एजेंट ने बोला, माउंटेन लीडर के पास डुप्लीकेशन एबिलिटी थी, इसका मतलब उसे कॉपी कर लिया गया है। उसने सोचा, हमें ओरिजिनल बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। पर दिक्कत ये थी, कौन सा ओरिजिनल है?
दूसरा एजेंट जो बिल्कुल हैरान था बस मुस्कुराकर बोला, फर्क ही क्या पड़ता है, सबको मार देते हैं। और वो डीमन की तरफ जंप कर गया। उसने जमीन पर पंच मारा, एक शॉकवेव क्रिएट की जो सब क्रीचर्स को हवा में उड़ा ले गई। बॉल्ड एजेंट सोच रहा था, ये बंदा तो फुल पागल है, लेकिन एक चीज पक्की थी, क्लोन्स के फाइट करने के तरीके से समझ आ गया, ओरिजिनल यहाँ नहीं है। वो क्लियरली वही था जो येलो डस्ट एब्जॉर्ब कर रहा था, जो मारू के बिल्कुल नीचे था। मारू को समझ आया, ये साला वैसे ही रीजेनरेट कर रहा है जैसे मैं। दिक्कत ये थी, मारू हर बार हील करते करते थक गया था। तभी एक आवाज आई, क्या हुआ मारू? डीमन ने उसकी माँ की आवाज कॉपी कर ली थी। मारू ने गुस्से में चीख के बोला, वो मत कर। उसने चीख मारकर डीमन पर चुरियां फेंकी, लेकिन निशाना बिल्कुल बेकार था। वो धीरे से कहने लगा, किसी और की एबिलिटी कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है जितना लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्रीचर ने एक क्रिस्टल बनाया और सीधा मारू के शोल्डर में घुसा दिया। अब मारू और ज्यादा गुस्से में आ गया। इस बार उसने चुरियों की पूरी बारिश कर दी। एक चूरी सीधा मॉन्स्टर के कंधे पर जा लगी। मारू ने खुशी में चीयर किया, नाइस शॉट। लेकिन फिर मॉन्स्टर ने अपने बॉडी को झटका दिया और एक ही सेकंड में रीजेनरेट कर गया। मारू का दिल डूब गया। अटैक एबिलिटी तो दोनों के पास थी, लेकिन मॉन्स्टर की रिकवरी स्पीड उससे भी खराब थी। मतलब वो उससे कमजोर था। तभी उसे एक इम्पॉर्टेंट बात याद आई, जो कि कांग शाना के साथ हुई बातचीत थी। उसने पहले कहा था, मुझे लगता है तुम कभी मेरी बात ध्यान से सुनते ही नहीं हो। जमीन पर लेटे हुए खून में भीगता मारू बोला, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन उसने हाथ बढ़ाया था और उसे उठाने में मदद की थी। तुम बस दर्द से डरते हो। उसने समझाया था कि येलो मिस्ट के अंदर वूंड्स हील हो जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। दर्द रियल होता है, हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक पार्ट है। और वैसे भी रिकवरी के लिए तुम्हें इन डीमंस को खाना पड़ता है। उस वक्त उसने मारू का हाथ टाइटली पकड़ रखा था। मारू ने पूछा था, क्या इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है फाइट करने का? कैंग ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया था, ऐसे मॉन्स्टर को मारने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, इसका सिर काट दो और येलो डस्ट एब्जॉर्ब करने से रोक दो। तुम्हारे पास ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है तो तुम सपोर्ट रोल में काम कर सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे पास बेस्ट रीजेनरेशन एबिलिटी है। इसका मतलब तुम्हें मॉन्स्टर से सामना करने से डरना नहीं चाहिए। वापस प्रेजेंट में मारू ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी, अगर मेरी एबिलिटी बेस्ट है तो अब मैं नहीं डरने वाला। और याडा खाना की वजह से अब उसके पास इतनी पावर थी कि वो इस क्रीचर को मार सकता था। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, उसका निशाना अभी भी बेकार था। मॉन्स्टर के नेक पर एग्जैक्ट हिट लैंड करना मुश्किल था। तभी मॉन्स्टर उसकी माँ की आवाज में बोलने लगा, क्या हुआ मारू? उसी मोमेंट पर मारू ने डिसाइड किया, अगर एम नहीं होता तो एक ही सोल्यूशन है। उसने एक और क्रिस्टल डीमन की तरफ फेंका। डीमन ने उसे डॉज कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, मारू हवा में था, सीधा उसकी तरफ चार्ज करता हुआ। क्रीचर के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। उसने येलो मिस्ट यूज करने की कोशिश की उसे रोकने के लिए, लेकिन उसने मारू की चूरी को दांत से पकड़ लिया और अटैक रोक दिया। फिर उसने मारू का गला पकड़ लिया। मॉन्स्टर उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, तुम ऐसे क्यों लड़ते हो? फिर उसने मारू को एक चट्टान के अगेंस्ट दबा दिया और दोनों को माउंटेन टॉप पर पटक दिया। जमीन पर धड़ से मारा। मारू की सांस रुक गई थी। वो अपनी पावर एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था बिना इस क्रीचर को काटे। प्रॉब्लम ये थी, डीमन इतना पास था ही नहीं। और तभी डीमन ने उसकी गर्दन में काट लिया। पहले मारू वापस बाइट नहीं कर पाया तो उसने अपनी बैग से एक चूरी खींच ली और साइड से मॉन्स्टर को छेद दिया। खून उसके जख्म से बहने लगा। उसने ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर बस घूरता रहा। तभी उसने दोबारा मारू के सिर पर अटैक किया। मारू की विजन ब्लर हो गई। उसका वूंड हील नहीं हो रहा था। क्या मॉन्स्टर ने उसकी रिजेनरेशन एबिलिटी भी कॉपी कर ली थी और ब्लॉक कर रहा था? वो खून को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि उसके पास कितना वक्त बचा है। अगर यहाँ फेल हो गया तो क्या होगा? तभी उसे एक और याद आया, कैंग शाना के साथ एक और बात। उसने हाथ मारते हुए कहा था, तुम और कितनी बार अनकॉन्शियस होने वाले हो? मारू ने एक्सप्लेन किया था, पैनिक अटैक है, कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका चेस्ट टाइट हो जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और बस एक ही एहसास रहता है, मौत का। उसका जवाब था, इसी वजह से तो तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा। अगर ऐसे ही चला तो अगली बार जब तुम्हें लगेगा तुम मर जाओगे तो शायद वाकई मर जाओगे। तुम लास्ट लाइन हो सिविलियंस के लिए। अगर तुम कमजोर हुए तो वो लोग मरेंगे। प्रेजेंट में गीगा चैडमा आसपास भटक रही थी, मारू को पुकारती। मारू अभी भी किसी तरह जिंदा था, अपनी ब्लीडिंग नेक को पकड़ के बैठा था, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने एक क्रिस्टल उठाया और मंकी डीमन ने उसे कॉपी कर लिया। मारू को कैंग की बातें याद आईं। चाहे जो हो, अगर मरना भी पड़ता तो उसे इस मॉन्स्टर को साथ लेकर गिरना था। उसने अपना होंठ काट लिया, गुस्से से भरा हुआ। फिर उसने चीख मारकर डीमन की तरफ सीधा भागा। मॉन्स्टर झुका, डॉज किया और मारू की रिब्स में चूरी घुसा दी, लेकिन मारू ने ऑलरेडी अपनी सोड ऊपर की तरफ फेंक दी थी। क्रीचर ने पूछा, तुम कर क्या रहे हो? मारू ने उसे पकड़ लिया और जोर से दहाड़ा। अब तक जितने भी क्रिस्टल्स उसने फेंके थे वो सब एक साथ उन दोनों की तरफ उड़ के आए। मॉन्स्टर फ्रीज हो गया और सब क्रिस्टल उससे टकरा गए। एक्चुअली दोनों पर लगे, मारू पर भी, लेकिन ऊपर से आई आखिरी चूरी ने सीधा मॉन्स्टर का सिर काट दिया। उसके हाथ पैर अलग हो गए, उसका जिस्म धड़ से गिर गया
मारू कांप रहा था, लड़खड़ाया, पीछे गिरा और जमीन पर जा लगा। हेडक्वार्टर्स में एजेंट्स ने देखा मॉन्स्टर खत्म हो रहा है और सोचा क्या उन्होंने ओरिजिनल को मार दिया। बॉल्ड एजेंट ने बोला, नहीं, किसी और ने इसे कहीं और मारा है। वापस माउंटेन पर मारू के जख्म धीरे धीरे हील हो रहे थे, लेकिन इस बार उसे लगा वो वाकई मरने के करीब था। फिर वो उठा, माँ को ढूंढने का इरादा लेकर, लेकिन उसके पीछे से एक आवाज आई, उसके बाप की। खा। उसके बाप ने मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्सों की तरफ पॉइंट किया। वापस जा और इसे खा। तब मारू को फाइनली समझ आया। वो पागल बूढ़ा पहले से सब जानता था। ये मॉन्स्टर के पास एक रेयर और पावरफुल एबिलिटी थी। अगर वो इसे खाता तो उसे एक और पावर मिल सकती थी। और उसे गोड अपमैन की प्रिडिक्शन याद आई, 1 साल में क्रीचर्स आसमान से बरसेंगे। अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के इरादे में मोटिवेट होकर उसने डीमन के पास जाकर उसका हाथ उठाया और ये उसका नया रोज का खाना बन गया। अब वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था और एकदम शार्प दिख रहा था। उसने कहा, आज से मैं हर स्ट्रॉन्ग डीमन को खा जाऊंगा जो मेरे रास्ते आएगा। और हाँ, बंदा अपने होंठ तक चाट गया। कुछ वक्त बाद उसकी माँ हॉस्पिटल में उठी और पूछा, मैं सच में माउंटेन पर अनकॉन्शियस हो गई थी क्या? लेकिन उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, बस इतना बोला, मुझे ज्यादा याद नहीं। मारू ने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ उसे याद नहीं था। वैसे तो उसे याद होना चाहिए था, क्योंकि मॉन्स्टर उसके बिल्कुल सामने था। फिर भी उसने एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई जिसमें माउंटेन पर जो कुछ हुआ था वो दिखाया गया था, और बोला, अब से खतरनाक जगहों से दूर रहना। उसकी माँ ने फिर बताया, मैंने सुना था कोई तुम्हारे पापा जैसा दिखने वाला बंदा माउंटेन पर देखा गया है, इसीलिए मैं चेक करने गई थी। तब मारू ने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किया। उसके फादर भी एक माउंटेन पर गायब हुए थे, शायद इसका कुछ लेना देना डीमंस से हो। तब एक पुरानी बात याद आई। वो फॉरेस्ट में था, ऊपर देख रहा था, चेहरा डर से बिल्कुल सफेद, मुंह से खून बह रहा था। जिंदा रहना मुश्किल था। उसके फादर का हाथ किसी चीज ने चबा डाला था। पहली बार ऐसा फ्लैशबैक उसे याद आया था, और तभी पैनिक अटैक आ गया। लेकिन गीगा चैट माँ ने उसे वापस रियलिटी में खींच लिया। उसने पूछा, चेहरा इतना सफेद क्यों है तुम्हारा? सही कहा जाए तो गवर्नमेंट के लिए काम करना सच में थका देने वाला है। थोड़ा कमजोर फील करते हुए मारू ने बोला, चिंता मत करो, मैं आदत डाल रहा हूँ। वापस ऑफिस में किसी ने चिल्लाया, ऑफिसर मारूहान। मारू छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अजीब तरह से आगे बढ़ा, सबको ग्रीट किया। जोवॉन ने तुरंत पूछा, कल क्या हुआ? बिना बताए क्यों गायब हो गए थे? मारू खाता है वो पावर से डर गया और भाग गया था। अपनी माँ को बचाने गया था, लेकिन मारू ने बस सिंपल अपॉलॉजी दी, सॉरी। वहीं कांगशाना, जो हर दिन और भी स्टनिंग लग रही थी, कैजुअली बोली, वो बीमार था, मैंने उसे छुट्टी दी। मारू ने आंखें झपकाई। ये मुझे कवर क्यों कर रही है? वो बस उसे घूर रही थी, जैसे आंखों से कह रही हो, कुछ मत बोलना। जोवन सांस लेता हुआ बोला, कैंग को तो बताना चाहिए था हमें। कैंग ने माफी मांग ली, लेकिन जोवन छोड़ने के मूड में नहीं था। गलती के बाद बस सॉरी बोल के काम नहीं चलता। लेकिन उस आर्ग्यूमेंट के बढ़ने से पहले ही अलार्म बज गया। कैंग तुरंत अपना गियर पहनने लगी और बोला, मैं एक लेवल 2 डीमन को हैंडल करने जा रही हूँ। तभी बिना किसी वार्निंग के मारू फुल जोश में बोला, मैं भी चल रहा हूँ। पूरा रूम एकदम साइलेंट हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों माउंटेन चढ़ रहे थे। रास्ते में मारू ने सॉरी बोला, तुम्हारे ऊपर ब्लेम आ गया मेरी वजह से। कैंग ने शोल्डर्स उचकाकर बोला, मुझे पता है तुम गए थे क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा सख्त थी, तो ठीक है। फिर उसने पूछा, लेकिन वापस क्यों आए हो? मारू ऑलरेडी पसीना पसीना हो गया था और अभी तो आधा माउंटेन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर भी उसने बोला, अब लड़ने के लिए आया हूँ। तभी येलो डस्ट हवा में उठने लगा। दूर से एक बड़ा सा मोटा सा क्रीचर सामने आया। जमीन कांपने लगी। मॉन्स्टर ने फुल स्पीड से उनकी तरफ चार्ज मारा। वो एक ह्यूज ग्रे मोटा बूढ़ा था जो चिल्लाते हुए बोला, रेडी हूँ फाइट के लिए। कांगशाना ने वॉर्न किया, ये लेवल 2 है, इसे लाइटली मत लेना। एक पूरी माउंटेन टीम लेवल 5 डीमन से खत्म हो गई थी। मारू को पता था कैंग किसकी बात कर रही है, उसी डीमन की जिसे उसने कल मारा था। फिर योसेक टिकटॉकर कैजुअली बोला, उन लोगों की तो किस्मत थी कि HQ ने मॉन्स्टर को हैंडल कर लिया। HQ में सिर्फ लेवल 7 या उससे ऊपर के यूजर्स होते हैं, मतलब वो एक अलग ही लेवल के लोग हैं। मारू थोड़ा कंफ्यूज था, क्या उसे बोलना चाहिए कि वो डीमन एक्चुअली उसने मारा था? प्रॉब्लम ये थी कि वो कल जल्दी चला गया था तो काफी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता, लेकिन वो ट्रस्ट चाहता था, सबको दिखाना चाहता था कि उसने भी हार्ड वर्क किया है। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही कैंग ने पूछा, ये डीमन कर क्या रहा है? क्रीचर ने अपने हाथ अपने बाहू के नीचे ले जाकर बगल को खुरजना शुरू कर दिया। किसी ने चिल्लाया, पीछे हो जाओ सब लोग। लेकिन मारू आगे बढ़ गया और बोला, जरूरत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। कैंग जेन्युइनली सरप्राइज हो गई। कब से लेवल 1 यूजर सोचने लगे कि वो लेवल 2 से लड़ सकते हैं? मारू ने खुद की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, वो लेवल 1 यूजर मैं हूँ। वो डीमन के सामने खड़ा हो गया और अपने बाल पीछे कर लिए। अब टाइम है दिखाने का कि मैं कितना चेंज हो चुका हूँ माउंटेन के मॉन्स्टर के बाद। उसने डीमन की मूवमेंट्स को कॉपी किया। बगल खुर जाए, मैं अब इस टीम का यूजलेस मेंबर नहीं हूँ। एक गंदी सी बदबू हवा में फैल गया। जब मॉन्स्टर ने स्मेल ली, उसने चीख मारी और भाग गया। ये मेरी एबिलिटी होने चाहिए थी। मारू खुद भी निराश था अपनी हरकत से। फिर भी वो फाइट में घुस गया। सीधा हाथ से मारपीट,
मैं इस जैसे कचरे से नहीं हारने वाला। उसने मॉन्स्टर के पेट में पंचेस मारे जिससे वो लड़खड़ा गया। योसेक ने अपना नाक ढक लिया। ये फाइट नहीं, ये तो केमिकल फाइट लग रहा है। कांगशाना को भी चक्कर आ रहा था, मुश्किल से खड़ी थी। एक लेवल 7 यूजर पर इतना इफेक्ट। मारू हाथ हिलाता रहा, अपनी पूरी ताकत के साथ मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा था। मॉन्स्टर चिल्लाने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसकी खुद की एबिलिटी उसके खिलाफ काम कर रही है, और तब वो गिर गया और अनकॉन्शियस हो गया। मारू वापस टीम के पास आया, स्माइल करते हुए बोला, इजी था। सब लोग बस देखते रह गए, थोड़ा इम्प्रेस्ड लग रहे थे। बाद में सब लोग रिवर के पास जाकर फ्रेश हुए। कांगशाना साइड में बैठी थी, मारू को ही देख रही थी। फिर उसने पूछा, तो तुम सच में डीमन की एबिलिटीज अब्जॉर्ब कर सकते हो? मारू ने हाँ में सिर हिलाया और एक्सप्लेन किया, लास्ट डीमन जिसे मैंने खाया उसके पास रिफ्लेक्शन एबिलिटी थी। योसेक ने मजाक उड़ाया, ओह तो उस स्पीच का ये पॉइंट था? इतना सब कुछ सिर्फ इसके लिए? मारू थोड़ा शर्मा गया, लेकिन कैंग ने शोल्डर्स उचकाकर बोला, फर्क नहीं पड़ता, तुमने अच्छा किया, तुम इम्प्रूव कर रहे हो। मारू हल्का सा ब्लश कर गया, लेकिन कैंग ने मोमेंट रूइन कर दिया। लेकिन सच में तुम अभी भी घिनौने हो इन चीजों को खाने के लिए। थोड़ा ऑकवर्ड फील करके सब लोग वहां से निकल गए। बोला कि और डीमंस चेक करने हैं। मारू वही बैठा सोचता रहा, मुझे ही क्यों मिले ये मॉन्स्टर एबिलिटीज? मैं कब कूल दिखूंगा यार? तभी कोई उसके पीछे आया, तुम ही हो मारूहान? मारू फ्रीज हो गया, अपना फेस कवर करते हुए बोला, तुम कौन हो? वो था जॉन। उसने बस एक सवाल पूछा, क्या माउंटेन पे लेवल 5 डीमन तुमने मारा था? क्योंकि मारू सिर्फ लेवल 1 यूजर माना जाता था। ये काफी अजीब था। मारू ने अजीब फील करते हुए जवाब दिया, हाँ। जॉन स्माइल कर गया, मैं तुम्हें HQ ले जाने आया हूँ सोल। मारू ने आंखें झपकाई। वेट, ये प्रमोशन है क्या? जॉन ने सिंपली पूछा। तुम्हें पता है वहाँ क्या होता है, राइट? मारू ने सिर हिलाया। जितना मुझे पता है वहाँ सिर्फ इलीट लोग काम करते हैं। तो फिर मुझे वहाँ क्यों ले जाया जा रहा है? जॉन एक ड्रामा हीरो की तरह स्माइल करते हुए बोला, क्योंकि मैं टैलेंट पहचान लेता हूँ जब मुझे दिखता है। आर्टिस्ट प्लीज इस बंदे पर कम टाइम लगाओ और उन कैरेक्टर्स पर ज्यादा जो ऑडियंस को वाकई पसंद है। वापस HQ में यू योंग एक डायरेक्टर से सवाल कर रही थी, आपने मीटिंग क्यों छोड़ी? डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया, एक नए रिक्रूट ने मेरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। यू योंग ने तुरंत पूछा, क्या तुम अपने बेटे की बात कर रहे हो? वो लड़का शानवू। ओह, इसलिए मुझे उससे पहली नजर में चिढ़ हुई थी, डायरेक्टर ने बताया। उस लड़के ने डिवोर्स के बाद मुझसे कभी बात तक नहीं की, लेकिन जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो नहीं है, एक और नया रिक्रूट है। यू योंग ने आईब्राउ उठाया, क्या तुम्हें लगता है कि हाई लेवल डीमंस के सडन अपीयरेंस का कुछ लेना देना हो सकता है इस रिक्रूट से? डायरेक्टर ने सिर हिलाया, मुझे ऐसा लगता है। सीन शिफ्ट होती है एक और पोर्टल पर, येलो डस्ट का, एक जगह जो एक घर जैसी दिख रही थी। अंदर एक छोटी एक क्रीचर अंधेरे में छुपी हुई थी, कुछ ऐसा जो एक बीमार गॉब्लिन जैसा लग रहा था। वापस पुलिस स्टेशन पर मारू एक पागल की तरह स्माइल कर रहा था। वो खुश था कि उसे HQ में काम करने का बुलावा आया है, बड़ी बात थी। लेकिन रियलिटी तब लगी जब उसने सोचा, अगर मुझे वहां बुला रहे हैं तो मतलब ये जगह और भी ज्यादा डेंजरस होगी। उसे याद रखना पड़ेगा, सेफ्टी पहले। अभी तो वो एक पीसफुल जगह पर था, फिर भी ये मान्यता मिलना एक मस्त फीलिंग थी। तभी शानवू उसे रूम से घूर रहा था। पूरा दिन वो स्टूपिड वाली स्माइल लेकर घूम क्यों रहे हो? क्लियरली दिख रहा था कि ये प्राउड साला मारू को हेट करता है, एक लेवल 1 का लड़का जो यहाँ इजी लाइफ जी रहा था। लेकिन सच तो ये था, तू खुद बेकार है। HQ में काम करना चाहता है पर वहां नहीं है, सो चुप रहो। शानवू का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से उठ गया, दोबारा बोल के दिखा, जैसे वो लेक्चर सुनने के मूड में हो किसी से जिसके पावर है स्मेली आर्मपिट्स। मारू फ्रीज हो गया, ये इन्फो कौन सी दुनिया में लीक हो गई? उसने इधर उधर देखा और तभी योसेक कंप्यूटर पर टाइप करते हुए बिजी प्रिटेंड कर रहा था। मारू तुरंत समझ गया, ये सब उसका काम है। गुस्से में आग बन के मारू उसकी तरफ झपटा। योसेक तुरंत भाग गया अपनी जान बचाने। वहीं गोड्यपमैन हंस हंस के पागल हो रहा था और जोवोन ने सबको बोला, बस करो, मारू को बुली करना बंद करो। मारू ने साइड में खड़े होकर सोचा, जोवोन तुम वाकई अच्छे इंसान हो। फिर उसने ताली बजाई और बोला, एटलीस्ट अब तुम बाथरूम में छुप नहीं रहे हो, अब सिर्फ थोड़ा सा बदबू मारते हो, प्रोग्रेस है। मारू ने महसूस किया जैसे उसकी रूह बॉडी छोड़ के जा रही हो। शर्म का तो एंड ही नहीं था, और बुरा तब लगा जब कैंग हर चीज में बिल्कुल आम थी। उस दिन उसने कैंग की मदद की थी, लेकिन फिर भी उसे यहाँ बेकार समझा जा रहा था। उसने जॉन का कॉन्टैक्ट इन्फो देखा। जॉन ने उससे बोला था, जब डिसीजन ले ले तो मैसेज भेजना। तभी कैंग खड़ी हो गई और अनाउंस किया, लेवल 2 का क्रीचर दिख गया है। उसी वक्त शानवू ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, इस बार मैं जा रहा हूँ। वो ऑफिस में बोर हो गया था, उसका दिमाग फटने वाला था अगर और देर रुका। फिर उसने मारू की तरफ मुड़ के बोला, और तुम भी चल रहे हो, टीम बॉन्डिंग पर काम करना होगा। रास्ते में माउंटेन की तरफ चढ़ाई हो रही थी, दोनों का पसीना बह रहा था गर्मी में चढ़ाई करते हुए। लेकिन जब मॉन्स्टर्स हंट करने की बारी आई तो शानवू इतना एक्साइटेड था जैसे हम कांगशाना को पहली बार देख के हुए थे। मारू दूसरी तरफ इस साइको के साथ एक सेकंड भी और बिताना नहीं चाहता था, सिर्फ काम निपटा के घर जाना चाहता था। तभी शानवू रुक गया और बोला,
ये इतना इजी नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो। मारू ने उसकी नज़र फॉलो की। सामने जो घर था वो पूरा का पूरा येलो डस्ट से ढका हुआ था। मारू ने सोचा अंदर एक से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन शानवू ने उसकी बात इग्नोर की, आगे बढ़ गया और बोला, चलो जल्दी करो।